आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान प्री बोर्ड पेपर हल के बारे में समझेंगे। 2026 में जो प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनके संपूर्ण प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है वह 2025 के पेपर के द्वारा ही जो है प्री बोर्ड का परीक्षा कराया गया है। पेपर का कोड जो है 346 BCF पेपर के सभी प्रश्नों को जो है आज हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा और एक एक प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम होगा तो प्री बोर्ड पेपर के माध्यम से जो प्रश्न आए हुए हैं उसी माध्यम से 2026 का जो है प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लेंगे 2025 लिखा है, पेपर का कोड 346 है, यहाँ अनुक्रमांक दिया गया है और नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं, तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि निर्वात की जो वैद्युशीलता है इसमें कौन मात्रक सही है। तो मात्रक को यहाँ निकाल करके सिद्ध करा करके बताएंगे कि इसमें कौन ऑप्शन इसमें सही होगा। तो पहला का जो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ अगर मात्रक निकालने की बात करेंगे तो पहले यफ का सूत्र लिखेंगे और यफ बराबर होता है 1/4 पाई होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर R का स्क्वायर। अब यह एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलेगा, तो यह एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर देंगे तो यह बनेगा एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 बटा में हो जाएगा और यहाँ बनेगा यफ R का स्क्वायर हो जाएगा। यफ जो है नीचे कर दिया गया है। अब इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक क्या बनेगा, तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पर 1/4 का तो पाई का जो है मात्रक होगा नहीं। आवेश का मात्रक क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और बगल में पुनः लिखेंगे कूलाम हो जाएगा। और बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन हो गया और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम में कूलाम का अगर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, कूलाम का स्क्वायर बन जाएगा बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन मीटर का क्या बनेगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएंगे, कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर का जो है यहाँ पर स्क्वायर है। तो इसमें विकल्प देखेंगे तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब दूसरा प्रश्न इसमें कौन से प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न के बारे में समझेंगे कि दूसरा प्रश्न इसमें क्या आया हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं को लंबवत एक इलेक्ट्रॉन आवेश E नियत वेग v से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताना है। यहाँ पर जो है लंबवत दिया हुआ है और आवेश को जो बताया गया है Q आवेश दिया गया है, तो उस पर लगने वाला जो है बल का मान इसमें बताना है कौन इसमें ऑप्शन में सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। अब बल के बारे में समझेंगे कि अगर यहाँ पर प्रश्न में देखा गया है, यहाँ पर कहा गया कि आवेश Q के जगह पर E रखना है और थीटा के जगह पर जो है 90 अंश रखना है, तो बल का सूत्र इसमें क्या होता है, तो लॉरेंज बल F बराबर सूत्र होता है यहाँ पर QVB जो है साइन थीटा होता है। अब इसमें मान रखेंगे तो Q के जगह पर बताया गया कि इसमें E रखना है, तो Q के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q के जगह पर रख दीजिए E हो गया, V हो गया, B हो जाएगा और साइन जो है थीटा के जगह पर 90 अंश रख दीजिए। अब यहाँ पर जो मान रखने के बाद से क्या बनेगा, EVB हो गया और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा और EVB का गुणा 1 में करेंगे तो EVB हो जाएगा। इसमें EVB जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे कौन सही है, तो पहला वाला ऑप्शन जो है EVB जो है पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक की बात करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या बनता है, तो यह बनता है वेबर बनता है। क्या बनता है, वेबर। इसमें वेबर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें वेबर जो है तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वेबर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी समतल परावर्तित पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य प्रकाश आपतित होती है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति होगी। यहाँ आवृत्ति की गणना करना है, तो यहाँ सबसे पहले जो है क्या का मान दिया, यहाँ पर लेमडा का मान दिया गया है और लेमडा का मान इसमें कितना दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेमडा का मान जो प्रश्न में दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। 5000 एंगस्ट्रॉन हो गया तो लेमडा बराबर हो जाएगा 5000 उतर जाएगा और एंगस्ट्रॉन में 10 के पावर -10 हो जाएगा। 3 जीरो इसमें से कम कर दीजिए, 5 × 10 के पावर -7 हो जाएगा। लेमडा का मान जो है किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। और सी का मान जो होता है प्रकाश का चाल होता है 3 × 10 के पावर क्या होता है, 8 होता है। यह बनेगा मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का चाल जो होता है यहाँ पर जो है मात्रा क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और यह न्यू बराबर पूछा जा रहा है, न्यू मतलब यहाँ पर
गामा इसको आवृत्ति बोलेंगे, और ये न्यू इसको बोलते हैं, न्यू माने आवृत्ति हो जाएगा। और आवृत्ति का जो सूत्र क्या होता है, तो आवृत्ति का सूत्र होता है सी बटा जो है लेमडा होता है। क्या होता है, सी बटा लेमडा हो जाएगा। सी का मान इसमें कितना है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 है, और लेमडा का मान जो दिया गया है यहाँ पर 5 गुणे 10 के पावर जो है -7 दिया गया। और ये 7 घात जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 3 गुणे 10 के पावर 8 और प्लस 7 जोड़ देंगे, बटा में नीचे क्या बनेगा 3 हो जाएगा। अगला बनेगा 3 गुणे 10 के पावर 8 7 कितना हो जाएगा 15 घात हो जाएगा, बटा में नीचे 5 हो जाएगा। और 1 जीरो इसको दे देगा, जब 1 जीरो इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 गुणे 10 के पावर 14 घात हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 5 5 6 30 हो जाएगा। कितना बनेगा 6 गुणे 10 के पावर 14 हो जाएगा। और आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है 6 गुणे 10 के पावर 14। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे 6 गुणे 10 के पावर 14 या जेड, इसमें ऑप्शन जो है पहला वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान जो है प्रश्न जो है बोर्ड में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य 5000 था तो उसको हम लोग मीटर में बदल दिया गया है। प्रकाश का चाल आपको याद होगा, और ये जो आवृत्ति का सूत्र होता है कि प्रकाश का चाल बटा तरंगदैर्घ्य होता है, इसमें मान भर करके हल किया गया है। तो 6 गुणे 10 के पावर 14 एच जेड जो है इसमें मान आ गया है। अगला जो प्रश्न दिया गया इसमें बताना है कि दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक है। तो दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र इसमें 4 ऑप्शन में बताना है कि दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है। तो दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र अगर देखा जाए तो इनका सूत्र होता है लेमडा बराबर एच बटा, देखिए यहाँ पर यम भी होता है, ठीक है ना। लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर एच बटा जो है यम भी होता है। ये दी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है, क्या होता है एच बटा यम भी। इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेमडा एच बटा यम भी इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पी टाइप अर्धचालक का उदाहरण है। तो पी टाइप जो अर्धचालक का उदाहरण होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन जो है बोरान से जो है मादित जो है, बोरान से जो है मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। पी टाइप का अर्धचालक अगर उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन लिख देंगे, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोरान से मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम, इसमें ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न को जो है संपूर्ण हल कर दिया गया। इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए थे सभी हल करके बताया गया। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर बताना है कि ओम की परिभाषा लिखिए। क्या लिखिए, ओम की परिभाषा आपको बताना है कि ओम की क्या परिभाषा है। तब ओम की परिभाषा समझ लेते हैं। तो अब समझेंगे ओम का नियम क्या है। अब ओम का नियम की परिभाषा समझेंगे कि इस नियम के अनुसार क्या होता है। देखेंगे यहाँ पर यदि, यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर, यदि किसी चालक में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चालक की क्या लिखेंगे यहाँ पर, भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, लिख लेंगे चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुकर्मानुपाती होता है। डबल इंटरजेक्ट कामा क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ लिख देंगे ओम का नियम कहलाते हैं। ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, कितना आसान है। अब यहाँ ओम का नियम क्या बन जाएगा, भी अनकर्मानुपाती आई होता है, क्योंकि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनकर्मानुपाती होता है। भी बराबर जब चिन्ह को हटाएंगे तो आर आई लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ पर जहाँ आर एक क्या है, तो कहेंगे जहाँ आर एक नियतांक है और इस नियतांक का नाम क्या रहेगा, नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध है, चालक का क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिरोध है। यहाँ आर जो है नियतांक है, जो चालक का क्या है, प्रतिरोध है। तो यह ओम का नियम जो है आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का नियम इसमें कैसे जो है हल किया गया। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न
तो अगला जो प्रश्न है वाटहीन धारा क्या है। तो वाटहीन धारा का उत्तर बहुत ही आसान है, बस एक लाइन का उत्तर है, बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। कितना आसान है, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, वाटहीन धारा कहा जाता है। तो एक लाइन में इसको उत्तर लिखना है और 1 नंबर का यह प्रश्न जो है पूछा गया है, वाटहीन धारा क्या है, चोक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। है कि किसी परिपथ में 0.2 सेकंड में धारा 10 एम्पियर से 5 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित वैद्युतवाहक बल कितना दिया है, 50 वोल्ट है, तो परिपथ में 100 प्रेरक तत्व का आकलन कीजिए। तो इसमें क्या क्या मान दिया गया है, तो इसमें टाइम दिया गया है और 2 धारा दिया गया है, I1 I2 दिया गया है, प्रेरित वैद्युतवाहक बल भी दिया गया है और 100 प्रेरक तत्व यल का मान जो है इसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर जो मान दिया गया था, प्रश्न में क्या दिया गया था, टाइम दिया गया था। तो टाइम को किसे दिखाएंगे, डेल टी, और डेल टी बराबर दिया गया 0.2 सेकंड दिया गया है। टाइम इसमें कितना दिया गया, 0.2 सेकंड टाइम दिया गया था। और एक बार और देख सकते हैं यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 0.2 सेकंड है। और धारा इसमें जितना दिया गया है 10 एम्पियर से 5 एम्पियर हो गया। तो धारा मतलब पहला धारा लिखेंगे यहाँ पर I1 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 10 एम्पियर धारा है और I1 10 एम्पियर है। और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर I2, और I2 बराबर दिया गया इसमें 5 एम्पियर धारा है। कितना दिया है, 5 एम्पियर की धारा इसमें दिया गया है। अगर डेल आई इसमें निकालेंगे तो डेल आई कैसे निकलता है, तो I2 में से I1 को घटा देंगे तो जो है डेल आई का मान निकल जाएगा। तो I2 कितना इसमें है, 5 है, 5 में से 10 घटा देंगे तो -5 जो है एम्पियर निकल जाएगा। तो 5 एम्पियर यहाँ पर निकल गया। तो किसका मान निकला है, तो लिखेंगे डेल आई का मान जो निकला है ये 5 एम्पियर जो है निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है और किसका मान निकलना है, तो यहाँ प्रेरित वैद्युतवाहक बल भी दे दिया है। ई का मान जो दिया गया इसमें 50, क्या दिया गया इसमें 50 जो है वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर प्रेरित वैद्युतवाहक बल ई का मान दे दिया गया है। यल का मान इसमें पूछा जा रहा है, तो यल बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है इसमें, तो सूत्र पढ़े होंगे, ई बराबर होता है माइनस यल जो होता है डेल आई बटा जो है डेल टी होता है। अब यहाँ पर ई का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ ई का मान दिया गया 50 माइनस यल हो जाएगा। और डेल आई का मान दिया गया है, डेल आई मान इसमें निकला है -5 निकला है, और बटा जो है और डेल टी का मान इसमें निकला है 0.2, क्या निकला है यहाँ पर 0.2 टाइम दिया गया है। अब यहाँ माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 50 बराबर हो गया 5 में जो है यल का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 यल बटा और ये हो जाएगा 0.2। अब 50 में 2 का गुणा कर लेंगे तो 50 दूनी 100, 100 में होगा 10 हट जाएगा तो यहाँ बनेगा 5 यल बराबर 50 दूनी 100 हुआ, लेकिन बनेगा ये 10 हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा और 5 नीचे जाएगा तो यल बराबर 10 बटा 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यल बराबर आ जाएगा 2 और इसका मात्रक होता है हेनरी। 2 हेनरी जो है इसमें इसका क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। यल बराबर 2 हेनरी इसमें मान जो आया वही इसका क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो है क्या मान पूछा गया था, 100 प्रेरक तत्वों का मान पूछा गया था, जिसमें 100 प्रेरक तत्वों का मान यल का मान निकल गया। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है लेंज का नियम लिखिए। अब लेंज का नियम क्या है, अब इनके बारे में समझेंगे। बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उत्तर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेंज का नियम। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी होती है, वह उस कारण क्या क्या करती है, विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, लेंज का नियम कहलाती हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित धारा होता है उसकी दिशा हमेशा ऐसा होता है कि उस कारण क्या क्या करती है, वह विरोध करती है, जिससे वह स्वयं क्या करती है, उत्पन्न होती है, लेंज का नियम कहलाती हैं। बहुत आसान उत्तर है, इसे एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है। कक्षा n बराबर 3 की त्रिज्या क्या होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा की त्रिज्या दिया है, यहाँ प्रथम जो क्लास की जो त्रिज्या दिया गया है यहाँ R1 और R1 बराबर प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया गया, 0.53 एंगस्ट्रॉन दिया गया है। और तीसरा वाला क्लास में पूछा गया है, मतलब यहाँ N1 का मान जो दिया गया है 1 है, तो इसकी त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर n जो है 3 मतलब तीसरा क्लास का बताना हो तो इसकी तीसरा क्लास यहाँ पे दिया गया है, तो उसकी R3 त्रिज्या क्या बनेगा। यहाँ पर तीसरी क्लास की जो है त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर नील्स बोहर के अनुसार देखेंगे तो सूत्र होता है R अनक्रमानुपाती n स्क्वायर होता है। कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनक्रमानुपाती होता है। अगर यहाँ R1 और यहाँ की बात किया गया N1 और N3 की बात किया गया है, तो यहाँ लिखेंगे R1 बटा यहाँ R3 करेंगे तो इधर क्या बनेगा, N1 बटा
n3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग बनेगा। ध्यान देंगे यहाँ पर अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर भी 1, या 3 लेंगे तो यहाँ पर भी 3, क्योंकि पहला क्लास हो गया तो ये पहला क्लास होगा, तीसरा क्लास है तो यहाँ पर तीसरा क्लास हो जाएगा। अब मान भरेंगे तो R1 का मान कितना है, तो प्रश्न में दिया गया 0.53 एंगस्ट्रॉन है, और R3 का मान पूछा जा रहा है। तीसरी क्लास का जो है त्रिज्या निकालना है, और यहाँ पहला क्लास 1 हो जाएगा और तीसरा क्लास यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये बनेगा वर्ग हो जाएगा। मतलब इस सूत्र से ही आपको बनाना है R1/R3, तो N1/N3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.53 बटा क्या बनेगा, R3 हो जाएगा बराबर 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसमें गुणा कर लीजिए तो R3 बराबर हो जाएगा 9 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9 3 क्या बनेगा 27, 27 को 7 हो जाएगा। 9 में जो है किससे गुणा करेंगे, 0.53 का जो का गुणा जो है यहाँ पे करेंगे, 9 3 27 हो गया, 9 5 45 और 45 2 मिलकर के 47, तो 4.77 जो है यहाँ पर एंगस्ट्रॉन जो है इसकी त्रिज्या का मान आ जाएगा। तो इसमें तीसरे क्लास के जो है त्रिज्या पूछा गया है, तीसरे क्लास की त्रिज्या का मान 4.77 जो है एंगस्ट्रॉन जो है हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये किसके नियम से सवाल को लगाया गया है, तो नील्स बोहर के नियम से इस क्वेश्चन को हल किया गया है। तो अब हम लोग सीखेंगे इसका अगला जो प्रश्न क्या दिया गया है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। किसी एक परिघटना का नाम लिखिए जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है और तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। आप एक परिघटना का नाम बताना है जिसमें क्वांटम सिद्धांत से की जाएगी लेकिन वो तरंग सिद्धांत से नहीं की जाती है, उस सिद्धांत का जो है नाम क्या होगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। क्या होता है, इसका आंसर बनेगा प्रकाश। बस एक लाइन का उत्तर लिखना है, प्रकाश वैद्युत जो है प्रभाव का नियम से होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें क्वांटम जो है सिद्धांत का प्रयोग हुआ है लेकिन तरंग सिद्धांत का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा जो है क्वांटम माने फोटॉन की जो ऊर्जा होता है बंडल तथा पैकेट के रूप में चलता है। लेकिन इसमें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्वांटम का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, लेकिन इसमें तरंग का सिद्धांत का नियम इसमें लागू नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक लाइन लिखना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन क्या है, धातुओं एवं अर्धचालकों के प्रतिरोधकता पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये 2 नंबर का प्रश्न जो है पूछा गया है। तो धातु एवं अर्धचालक के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग धातुओं के बारे में समझेंगे कि धातुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बाद अर्ध जो है चालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि जो धातु होते हैं, धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है, धातुओं की जो है प्रतिरोधकता जो होता है वह बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कम होती हैं। प्रतिरोधकता इसमें क्या होती है, कम होती हैं। और जो है और लिख सकते हैं, और इनका जो है तापमान जो होता है, इनका तापमान गुणांक जो होता है, धातु की बात हो रही है तो धातु की प्रतिरोधकता कम होती है और इनका जो है तापमान गुणांक जो होते हैं, तापमान जो गुणांक है वह धनात्मक होता है। तापमान गुणांक जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे कि धातु के अंदर जो प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होती है वो कम होती है और इसका तापमान गुणांक जो होता है धनात्मक होते हैं। इसलिए यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ताप, इसलिए ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर धातु की क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता, धातु की लिख देंगे यहाँ पर, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ताप जब बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता क्या जाता है, बढ़ जाती है। तो यहाँ तो आप समझ में आ गया। ये तो धातु के बारे में बताया गया कि धातु की जो प्रतिरोधकता कम होती है लेकिन जो तापमान गुणांक होते हैं वह धनात्मक होते हैं। इसलिए ताप जब बढ़ाया जाता है तो धातु की जो प्रतिरोधकता होती है वह बढ़ जाती है। अब समझेंगे हम लोग अधातु, क्या समझेंगे, अर्धधातु नहीं, अर्धचालक। क्या समझेंगे यहाँ पर, अर्धचालक की बात समझेंगे। तो अर्धचालक में क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर, अर्धचालक जो होते हैं ना, अर्धचालक में जो है अर्धचालक ऋणात्मक होते हैं, ये धनात्मक होते हैं। तो लिखेंगे अर्धचालक जो होते हैं वह ऋणात्मक जो है तापमान गुणांक होते हैं, यहाँ पे बताइए धनात्मक बताया गया तो धनात्मक में बढ़ेगा। अब ये ऋणात्मक तापमान है, तापमान गुणांक वाले होते हैं, तापमान जो है गुणांक, ये ध्यान याद रखिएगा। धातु को जो होता है वह धनात्मक जो है यहाँ पर गुणांक होते हैं, तापमान गुणांक धनात्मक होता है, इसमें जो है ऋणात्मक तापमान गुणांक होते हैं। गुणांक वाले जो है लिखेंगे यहाँ पर,
वाले यहाँ पर पदार्थ होते हैं, ठीक ना। अर्धचालक जो होता है वह ऋणात्मक होता है, ठीक ना। ये ऊपर वाला जो बताया गया है वह धनात्मक होता है। पदार्थ होते हैं इसलिए लिखेंगे यहाँ पर होते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर, अगर तापमान बढ़ाते हैं, अर्धचालक की बात हो रही है, तो यहाँ पर अर्धचालक का अगर तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पर क्या होती हैं, प्रतिरोधकता घट जाती है। प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती हैं, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मान यहाँ पर घट जाता है। प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती हैं। तो यहाँ पर दो बातों को आपको ध्यान देना है कि जो धातु होते हैं इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, इनका तापमान गुणांक धनात्मक होते हैं, और ताप जब बढ़ाएंगे तो यहाँ का जो प्रतिरोधकता होगा वो बढ़ जाएगा। और अर्धचालक जो होते हैं वो ऋणात्मक तापमान होते हैं, ताप गुणांक होते हैं, इनका ताप जब बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता क्या जाती है, घट जाती है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, अगला बताया गया कि समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ केवल उदाहरण पूछा गया, परिभाषा नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर समभारिक का अगर यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर समभारिक का उदाहरण। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समभारिक का जो है, सम जो है यहाँ पर भारिक का जो है उदाहरण बताना है। लिखेंगे यहाँ पर समभारिक का उदाहरण, इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ समभारिक का यहाँ केवल उदाहरण पूछा गया है, तो केवल आप समभारिक का उदाहरण बताएंगे, ठीक ना। यहाँ समभारिक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल समभारिक का जो है आपको उदाहरण लिखना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, परमाणु भार 14 होता है, ठीक ना। और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यहाँ पर 12 भी होता है और 14 भी होता है, ठीक ना। तो दोनों का देखेंगे यहाँ पर परमाणु भार बराबर है, तो केवल यहाँ उदाहरण देना था। अगला देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण बताना है। यहाँ लिखेंगे सम न्यूट्रॉनिक का जो है उदाहरण क्या है, तो सम न्यूट्रॉनिक का जो है यहाँ उदाहरण लिख लेंगे, सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण। तो सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर जो है सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण का मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, यहाँ 1H यहाँ पे लिखेंगे 1H3 हो जाएगा, तथा जो है यहाँ पर हो जाएगा 2HI4 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन बराबर है क्या, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें भी क्या है, 3 में से 1 घटा दीजिए और ऊपर 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी नैज अर्धचालक में बाह्य अशुद्धियों को मिलाने पर एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालकों में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं, उनकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है, और ये 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि निज जो अर्धचालक में अगर बाह्य अशुद्धियां मिलाने से उनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं। निज अर्धचालक की जो बाह्य अशुद्धियां हैं अगर उसके अंदर मिलाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ती हैं। अब यहाँ कैसे चालकता बढ़ेंगी, तो यहाँ ध्यान देंगे पंच संयोजी अशुद्धि। पंच संयोजी अशुद्धि किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा पंच संयोजी अशुद्धियां जो होती हैं वो एन टाइप में होती हैं, और 3 यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर जो 3 टाइप जो होते हैं, 3 संयोजी जो अशुद्धि होती हैं वो पी टाइप में होती हैं। तो लिखेंगे पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस मिलाने पर एन टाइप बनता है। पंच संयोजी अशुद्धि किसमें है, एन टाइप में बनेगा। और त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान है। अब देखिए पंच संयोजी अशुद्धि मतलब फास्फोरस होता है, और त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे बोरान मिलाने पर पी टाइप बनते हैं, जिससे वे बाह्य अर्धचालक बनाते हैं। और आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने के कारण उनकी चालकता क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि जो पी टाइप हैं और एन टाइप हैं उनके अंदर कौन कौन से संयोजी पाए जाते हैं, तो पंच जो संयोजी अशुद्धि होता है जैसे में फास्फोरस होते हैं वो एन टाइप में पाए जाते हैं, और त्रिसंयोजी जो अशुद्धियां होती हैं वो पी टाइप में पाई जाती हैं, और जो जिससे वो बाह्य अर्धचालक बना लेते हैं और आवेश वाहक तो उनकी चालकता कई गुना जो है क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसका उत्तर जो है आप लोग जो है एक बार 2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, यह प्रश्न तो हर साल ही पूछा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी के गाउस का नियम बताइए। यहाँ गाउस का नियम पूछा गया है, और गाउस का नियम तो हर साल के पेपर में आ रहा है, तो गाउस के नियम को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे गाउस का नियम क्या है, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार क्या बात बताए थे, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना
होता है। मतलब इनका कहना था कि जो ये वैद्युत फ्लक्स है फाई ई जो है ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब इसके अंदर गुणा हो जाएगा, तो फाई ई बराबर यहाँ नोट हो जाएगा, क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो Q/ε0 हो जाएगा। यही किनका नियम है? गाउस का नियम है। बस 2 बार पढ़ेंगे ना तो गाउस का नियम आपको याद हो जाएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गाउस का नियम कहलाता है। तो इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपका गाउस का नियम क्या होगा? याद हो जाएगा। तो इसमें जो है गाउस का नियम पूछा गया था। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी प्रकाशीय माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता परिक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा बताना है। किसी पदार्थ के लाल, बैगनी तथा पीले रंग में प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यह 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जो है विक्षेपण क्षमता के बारे में समझेंगे, उसके बाद उस न्यूमेरिकल को भी हल करके बताएंगे। तो यहाँ पर जो लिखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, अब इनकी परिभाषा बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा लाल तथा बैगनी रंगों के कोणीय विक्षेपण। यह बैगनी और लाल रंगों के जो है कोणीय विक्षेपण हो जाएगा। और नीचे बताया गया कि ये पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को ही वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा कितना आसान है, लाल और बैगनी रंगों के जो कोणीय विक्षेपण होते हैं और जो है पीले रंग का जो है विचलन कोण का जो अनुपात होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर यहाँ डेल V का मान और डेल R का मान और डेल Y का मान जब भरा जाएगा तो एक नया सूत्र और बन जाएगा, ओमेगा बराबर होगा NV माइनस NR बटा NY माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 सूत्र है। अब दोनों सूत्र को जो है आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसके बाद से इस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कभी इस सूत्र पर न्यूमेरिकल आता है तो कभी इस सूत्र पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इस पेपर में जो है इस सूत्र पर न्यूमेरिकल को पूछा गया है। अब नीचे जो मान दिया गया है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक का मान जो है NR लिखेंगे 1.52 है। किस रंग के लिए? ये लाल रंग का अपवर्तनांक है। और ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक प्रश्न में दिया गया था 1.62 है। और पीले रंग का अपवर्तनांक जो दिया गया है NY है 1.60 है। अब यहाँ पर ओमेगा का मान पूछा जा रहा है। ओमेगा का नाम क्या है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। और वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है? ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। ये किनका सूत्र है? तो कहेंगे यह जो सूत्र बताया गया है वर्ण विक्षेपण क्षमता का यह सूत्र बताया गया है, NV माइनस NR बटा NY माइनस 1। और यहाँ पे जो मान भरेंगे, यह बैगनी रंग का अपवर्तनांक 1.62 है, 1.62 रख देंगे। और लाल रंग का जो है अपवर्तनांक जो है यहाँ पर जो दिया गया है, तो बैगनी रंग के लिए यहाँ पर जो है अपवर्तनांक रखा गया और ये लाल रंग के लिए अपवर्तनांक रखा गया 1.52 है। और जो है यह जो है 1.60 है। तो यह पीले रंग के लिए जो है अपवर्तनांक 1.60 है, माइनस 1 हो जाएगा। अब 1.62 में से 1.52 को घटाएंगे तो 0.10 हो जाएगा। और 1.60 में से 1 घटा देंगे तो 0.60 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का दशमलव आपस में क्या है? बराबर है। अंश और हर का जब दशमलव बराबर होना तो दशमलव को हटा देते हैं, 10/60 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 1/6 हो जाएगा। और 1/6 हो जाएगा, 6 से जब 1 में भाग कर देंगे तो 0.1667 आ जाएगा। और यही इसका मान आ जाएगा। और इसका नाम क्या है? वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान 0.1667 मान कहाँ से आया? 6 से 1 में भाग करेंगे तो यह मान जो है निकल आएगा। तो यह पहला जो क्वेश्चन जो समझ गए होंगे कि वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा क्या है और इसका जो है अब जो है कोणीय जो वर्ण विक्षेपण क्षमता को कैसे निकाला गया। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अब अगले प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। अब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताना है। समान लंबाई के चांदी के 2 तारों को व्यासों का अनुपात 1:3 है तो उनके विशिष्ट प्रतिरोधों तथा विशिष्ट जो है यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात बताना है और विद्युत प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें समझिए 3 प्रश्न दिया गया है और 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा समझेंगे और उसके बाद से विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध का जो है अनुपात निकालेंगे। किसके सहायता से? व्यास के अनुपात के सहायता से। तो यहाँ पर नोट करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? बहुत ही आसान परिभाषा है। तो यहाँ पर जो अगर परिभाषा इसका लिखना है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो यह सूत्र अगर आपको याद है तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं। ई का क्या नाम है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और जे का नाम क्या है? धारा घनत्व है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा बना लेंगे। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
यही जो बताया गया है कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तथा उस बिंदु का धारा घनत्व का अनुपात, और उस बिंदु का ये धारा घनत्व का अनुपात को क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है E बटा J हो जाएगा, और एक सूत्र और होता है रो बराबर होता है RA बटा L होता है। तो दो सूत्र आपको याद रखना है। अब इसी दोनों सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल जो पूछा गया है, अब इसी सूत्र से न्यूमेरिकल को भी हल किया जाएगा। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कंप्लीट हो गया। अब इस पर न्यूमेरिकल समझेंगे कि समान लंबाई है, मतलब लंबाई जो है बराबर है, तो L1 संबंध है L2 बराबर 1 संबंध 1 कर देंगे। दोनों की लंबाई आपस में क्या कर दिए हैं, बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे व्यास का अनुपात। प्रश्न में क्या दिया गया था, D1 संबंध D2 बराबर 1 संबंध 3 है। अगर व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। ये D1 है तो 2 गुणे R1 होगा, D2 है तो 2R2 होगा। 2 से 2 खत्म हो जाए, क्योंकि अनुपात जब रहता है ना, तो ये 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा, R1 संबंध R2 बराबर 1 संबंध 3। मतलब त्रिज्या का जो अनुपात आया वो भी 1 संबंध 3 का ही है, और व्यास का भी अनुपात 1 संबंध 3 है। मतलब जो व्यास का अनुपात होता है ना, वही अनुपात त्रिज्या का भी होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि इसका जो है 2R1 लिख सकते हैं, 2R2, 2 से 2 खत्म, तभी आपका 1 संबंध 3 ही रहेगा। तो R1 संबंध R2 का मान 1 संबंध 3 आ गया। और यहाँ पे बताया गया कि R जो है व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है क्षेत्रफल के। क्या है, R जो है व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती क्षेत्रफल के है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। तो अब R जो है R स्क्वायर, जो देखिए R का नाम प्रतिरोध है और ये R का नाम है त्रिज्या है, तो R व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती 1 बटा R2 हो जाएगा। अगर इसको दो पदार्थ के लिए जब बनाएंगे, दो पदार्थ के अगर बनता है तो ये बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, R1 बटा R2 हो जाएगा। R1 बटा क्या बनेगा, R2। और यहाँ बनेगा, देखिए नीचे है ये 1 बटा R का स्क्वायर है, तो मतलब इसको उल्टा बनाएंगे, जब इसका मान रखेंगे तो R2 बटा R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये व्युत्क्रम है, तो जब व्युत्क्रम यहाँ पे मान रखेंगे R1 बटा R2, तो R2 ऊपर चला जाएगा, तो R2 बटा R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो है R किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो त्रिज्या के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो R2 बटा R1 का स्क्वायर हो गया, और R2 बटा R1 यहाँ देख सकते हैं, R2 बटा R1 इसका उल्टा करेंगे, R2 बटा R1 का अनुपात क्या होगा, 3 संबंध 1 हो जाएगा, मतलब 3 बटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान रखेंगे 3 बटा 1 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ R2 के सामने 3 है और R1 के सामने 1 है। तो R2 के सामने 3 हो गया, R1 के सामने 1 हो जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो कितने का अनुपात आ गया, तो ये प्रतिरोध का जो अनुपात आया R1 संबंध R2 बराबर आया 9 संबंध 1 का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर प्रतिरोध का अनुपात समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिरोध होता है वह क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल को हटाएंगे तो पाई R2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो है R और इस त्रिज्या के साथ अगर लेंगे तो R व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा 2 होगा, और दो पदार्थ के लिए बनाएंगे तो R1 बटा 2, तो इधर R2 बटा R1 का स्क्वायर हो गया, मान रख दिया गया। तो R1 संबंध R2 का मान क्या आ गया, 9 संबंध 1 आ गया। अगर ऊपर वाले सूत्र से अगर देखा जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर निकालते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर इसको हम रो 1 किया जाए तो ये R1 A1 L1 हो जाएगा। अगर रो 2 करेंगे तो R2 A2 L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो समीकरण बना लिया जाएगा। अगर रो 1 निकालते हैं, माने पहला विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 A1 बटा L1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहाँ पर रो 2 मान लेंगे, मतलब दूसरे पदार्थ के लिए, तो क्या बनेगा, यहाँ पर R2 A2 बटा L2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। लेकिन यहाँ दोनों की लंबाई आपस में क्या है, तो दोनों की लंबाई आपस में बराबर है, आगे चल के इसको बराबर कर लिया जाएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, मतलब रो 1 बटा रो 2 करेंगे तो क्या बनेगा, रो 1 वाला मान क्या आया था, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध पहला वाला मान समीकरण क्या आया था, R1 A1 L1, R1 A1 बटा L1, ये समीकरण 1 हो गया, और नीचे जो बना हुआ है समीकरण 2 हो गया, R2 A2 बटा L2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह मान जो है देखेंगे कि यह मान जो है नीचे वाला मान जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यह L2 जो है सबसे ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा L2 सबसे ऊपर चला गया, किसके पास, R1 A1 L2 हो गया, और नीचे इसमें आएगा तो क्या बनेगा, R2 जो है यहाँ पर R2 A2 और L1 हो जाएगा। अब A1 का सूत्र भी लिख दिया गया, पाई R1 का स्क्वायर, और A2 का होता है पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को रख लिया जाएगा। अब देखिए पाई से पाई तो खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, क्या बचेगा, R1 बचेगा। R1 मतलब पहला प्रतिरोध, पहला त्रिज्या, और यहाँ दूसरा लंबाई है, क्या है यहाँ पर दूसरा लंबाई है, और नीचे जो है बना है ना यहाँ पहला लंबाई है। अब ये दोनों लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर मान रख लेंगे। अब R1 का मान जो निकला था, R1 का मान यहाँ देख सकते हैं, R1 का मान 9 आया था, R2 का मान 1 आया था, तो R1 के सामने 9 हो गया, R2 के सामने 1 हो गया। ध्यान देंगे, R1 के सामने 9 हो गया, R2 के सामने 1 हो गया, और R1 मतलब ये त्रिज्या जो दिया गया था, मतलब यहाँ ऊपर देख सकते हैं त्रिज्या का अनुपात क्या दिया था, तो त्रिज्या का जो R1 का सामने 1 है और R2 का मान 3 है। तो यहाँ पर जो मान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे यह प्रतिरोध का अनुपात है, और यह त्रिज्या का अनुपात है, और यह लंबाई का अनुपात है। तो ये R1 का मान 9 प्रतिरोध हो गया, R2 1 हो गया, पहली त्रिज्या 1 था, दूसरी त्रिज्या 3 था, दोनों की लंबाई बराबर है, तो 1/1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ जो मान रखा गया
है, सूत्र को बना दिया गया है, दोनों का अनुपात बना के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात यहाँ निकाला जा रहा है। तो 1 का वर्ग 1, 1 का नाम 1, 9 का नाम 9, 9/9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 का नाम 9, 9 से 9 कटेगा, 1/1, 1 संबंधे 1 का जो है यहाँ पर क्या बनेगा, अनुपात हो जाएगा, 1 संबंधे 1 का अनुपात यहाँ पर बन रहा है। तो समझ गए होंगे कि 1 संबंधे 1 का अनुपात कैसे आया। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को जो है लेकर के भाग दिए, अब भाग देने के बाद से मान को इसमें भरा गया, इसमें लंबाई बराबर है इसलिए यहाँ पर 1 1 कर सकते हैं, तो 1 से 1 ये खत्म हो जाएगा, 9 में गुणा कर लीजिए, 9/9 हो जाएगा, तभी 9 से 9 कट गया, 1/1 हो जाएगा, 1 संबंधे 1 का जो है अनुपात बनेगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में n फेरे ए क्षेत्रफल वाली धारावाही कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जबकि कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के बी का कोण थीटा है। अब यहाँ पर जो है बल आघूर्ण टाउ का जो है सूत्र का निगमन करना है, और टाउ बराबर क्या है अब इसका सूत्र का निगमन करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पे एक नोट कर लेंगे, अब क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय द्विध्रुव पे लगने वाला जो बल आघूर्ण है, अब इसका सूत्र का जब निगमन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना एनएस, मतलब यहाँ पर एक एनएस जो है एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावकारी जो लंबाई बना है 2l है, और ध्रुव प्रबलता जो है स्मॉल m है, और इनके साथ चुंबकीय क्षेत्र में बीटा के साथ थीटा कोण पर रखा गया, मतलब ये जो छड़ चुंबक है इसको जो है थीटा कोण पर जो है रखा गया है, और यहाँ पे जो ध्रुव प्रबलता इसकी है m है, और दोनों जो है सिरों की जो यहाँ लंबाई अगर देखा जाए दोनों ध्रुवों की लंबाई क्या है 2l है। तो यहाँ लिखेंगे बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। अब बल आघूर्ण का प्रतीक तो टाउ हो जाएगा, बल का प्रतीक f हो जाएगा, और इसमें लंबवत दूरी इसमें कौन है, तो चित्र के अनुसार अगर देखेंगे तो लंबवत दूरी AC है, क्या है इसमें AC है। और यहाँ पर ध्रुव प्रबलता का सूत्र क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता बराबर होता है F/B होता है। अगर B में m का गुणा कर दें तो F बराबर BM हो जाएगा, क्या बनेगा, F बराबर BM। तो इसी F को अगर हटा दें तो ये बनेगा BM हो जाएगा, BM लिखिए या MB लिख सकते हैं। और यहाँ AC है तो यहाँ AC को नोट कर देंगे। अब यहाँ AC का मान कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कोण होता है, क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण हो जाएगा। तो चित्र के अनुसार अगर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब कोण इसमें है, तो साइन थीटा के सामने अगर देखेंगे तो ये लंब कोण है AC है, और कोण जो इसमें बनेगा 2l हो जाएगा, तो AC/2l हो जाएगा। 2l का गुणा साइन में कर लेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा, क्या बनेगा, AC बराबर 2l साइन थीटा। अब यहाँ AC को हटा लिया जाएगा और 2l साइन थीटा बन जाएगा, क्या बनेगा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को लेते हैं, m और 2l को एक पास कर लें, तो m और 2l अगर एक पास हो जाता है तो यही बनता है चुंबकीय आघूर्ण, क्या बनता है, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। तो m और 2l को मिलाएंगे तो m गुणे 2l हो गया, और b को किनारे कर देंगे, बगल में साइन थीटा हो जाएगा, और m इंटू 2l किसका सूत्र है, बड़ा m हो जाएगा, और बड़ा m के जगह पर m गुणे 2l लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे m और 2l हट जाएगा, यहाँ लिखेंगे टाउ बराबर MB साइन थीटा हो जाएगा। तो m टाउ बराबर MB साइन थीटा कहाँ से आया जो है समझ गए होंगे। एक एक लाइन को जो है आप लोग जब इसको हल करेंगे ना तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको भी बगल में ये नोट करते चलेंगे, तो यहाँ पर जो मान निकला है वही मान यहाँ पर आपको भरना है। अब भर करके जब सॉल्व करेंगे तो टाउ बराबर MB साइन थीटा हो जाएगा। अगर m को हटाएंगे तो n क्या होता है, m किसके बराबर होता है, तो NIA होता है, क्या होता है, m बराबर, अगर फेरों की संख्या भी प्रश्न में बोला गया है ना तो यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIA, क्या हो जाएगा, NIA B साइन थीटा यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं टाउ बराबर हो जाएगा, अगर m को हटाएंगे तो क्या बनेगा, NIA किसका सूत्र मान है, तो NIA जो है m का मान है, और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर B क्या बनेगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल में फेरों की संख्या भी दिया हुआ है। तो फेरों की संख्या जब दिया है तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक 500 सेमी का स्क्वायर का क्षेत्रफल है, 1000 फेरों की संख्या का कुंडली को 2 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 अंश के कोण से घुमाया जाता है। यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या क्या मान पहले दिया, पहले मान को नोट करेंगे। पहला मान जो दिया गया क्षेत्रफल है, फेरों की संख्या दूसरा मान है, चुंबकीय क्षेत्र तीसरा मान दिया गया है, कोण यहाँ पर 180 दिया है, प्रतिरोध 20 ओम दिया गया है, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की गणना करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एरिया मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा, और क्षेत्रफल इसमें कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे A बराबर 500 सेमी का स्क्वायर। अब ये सेमी का जब स्क्वायर को बदलते हैं ना तो 10⁻⁴ से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। 10 के पावर किससे गुणा करेंगे, -4 से गुणा करेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया। अगर इसमें से 2 जीरो कम कर लेंगे ना, 2 जीरो कम होगा तो 10⁻⁻2 होगा,
और 10 के पावर -2 को हटाएंगे तो 2 स्थान दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे समझिए 10 के पावर -4 लगाने का मतलब 4 स्थान दशमलव लगा दिया गया, 1 2 3 और यहाँ से एक स्थान और लगाएंगे तो क्या बनेगा 4 0.05 मीटर का स्क्वायर। ये बन गया क्षेत्रफल का मान। और यन का नाम है फेरो। तो इसमें फेरों की संख्या जो है 1000 है। अब बी का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, कितना मान दिया गया है 2 × 10 के पावर -5 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर दिया गया। और टाइम कितना दिया गया प्रश्न में, तो डेल टी बराबर 0.2 सेकंड दिया गया है। जब कोण जो है यहाँ लंबवत से जब 180 अंश की बात किया जाता है तो पहला कोण याद रखेंगे θ1 बराबर जो है 0 हो जाएगा और θ2 बराबर 180 अंश हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे जब कोण यहाँ पे दिया है, क्या बताया गया यहाँ पर कि जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखा गया है तो 180 अंश के कोण में घुमाया जाता है। तो यहाँ लंबवत के लिए जो प्रयोग क्या किया जाता है, θ1 बराबर 0 का प्रयोग करते हैं, θ2 बराबर 180 अंश का प्रयोग करते हैं। आर का नाम क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना दिया गया प्रश्न में, 20 ओम दिया गया है। और ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है। इसमें ई का मान पूछा जा रहा है। और आई का नाम क्या है, प्रेरित धारा है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल को निकालने से पहले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे। चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ है पहले उसकी गणना कर लेंगे, तब जाकर के ई का मान निकलेगा, उसके बाद आई का मान निकलेगा। तो डेल फाई का सूत्र क्या होता है, तो डेल फाई का सूत्र बना होता है दो कोण के लिए NBA cos θ2 माइनस cos θ1 होता है। क्या होता है, NBA cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा। डेल फाई बराबर NBA हो जाएगा cos θ2 मतलब 180 अंश हो जाएगा, cos θ1 का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ NBA उतर जाएगा और cos 180 अंश का मान जो होता है ना -1 होता है। कितना होता है, -1 हो जाएगा। और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। आगे चिन्ह माइनस लगा है तो -1 मिल करके क्या बनेगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल फाई बराबर -2 NBA हो जाएगा। अब इसमें मान को रखा जाएगा। तो इसमें मान कैसे रखेंगे, माइनस यहाँ नोट करेंगे, 2 उतर जाएगा। यन का मान 1000 था। प्रश्न में कितना था, फेरों की संख्या 1000 था। और बी का मान जो दिया गया है 2 × 10 के पावर -5 दिया गया है। 2 × 10 के पावर माइनस बी का मान हो गया। और क्षेत्रफल कितना आया था, 0.05 आया था। अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से दशमलव अगर हटाते हैं तो 2 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 10। तो -2 × 10 × 2 × 5, ये 5 हो जाएगा, 10 के पावर -5। गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 दहा में 100, 100 में 2 का गुणा होगा 200, -200 × 10 के पावर क्या जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 जीरो कम करेंगे तो डेल फाई का मान -2 × 10 के पावर -3 वेबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मान निकला है यह चुंबकीय फ्लक्स का जो है परिवर्तन निकला है। लेकिन इसमें चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन नहीं पूछा गया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर फैराडे के नियम से ई का सूत्र क्या बनेगा, माइनस डेल फाई बटा क्या बनता है, डेल टी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ई बराबर क्या बनेगा, और यहाँ पर मान क्या आया, माइनस में आया है तो माइनस और माइनस लगाएंगे, 2 × 10 के पावर क्या है, -3 हो जाएगा और पूरे का बटा। अब टाइम यहाँ कितना दिया है तो देख सकते हैं ऊपर टाइम कितना दिया गया था, 0.2 सेकंड है। तो यहाँ पर 0.2 सेकंड प्रश्न में दिया गया था। तो यहाँ पर जो समय निकला था कितना निकला था, 0.2 सेकंड था। अब ये माइनस और माइनस मिलेगा ना तो ये बन जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये बनेगा 2 × 10 के पावर -3 हो जाएगा और बटा में नीचे क्या बनेगा, 0.2 हो जाएगा। अगर यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लें दशमलव हटाने के लिए, तो 10 से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और 10 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20 × 10 के पावर -3 हो जाएगा और बटा में क्या बनेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2 से 20 को काट देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 10 × 10 के पावर -3 बच जाएगा। 2 से 20 कटेगा 10 हो गया। अगर यहाँ एक घात में से 3 घात घट जाएगा तो 10 के पावर क्या बनेगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक तो आप लोग जानते ही हैं, इसका मात्रक क्या बनेगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या बनेगा, वोल्ट। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो 10 के पावर -2 जो है इसमें क्या बनेगा, वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ ई का मान जो है निकल गया। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की इसमें गणना करना था, लेकिन अब इसमें धारा की गणना करेंगे तो धारा का सूत्र क्या होता है, तो धारा का सूत्र होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, I बराबर होता है E/R होता है। तो I बराबर E/R हो जाएगा। और E का मान अभी निकाले हैं, कितना निकला है, 10 के पावर -2 निकला है बटा। और R का मान क्या था, तो R का मान जो प्रतिरोध आया था, तो प्रतिरोध जो इसमें दिया गया था 20 आया था। क्या आया था, 20 आया था। अब यहाँ पर अगर यहाँ पे 10 के पावर -4 घात कर लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, 100 × 10 के पावर -4 लिख सकते हैं। बटा में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 × 10 5 आ जाएगा। 5 × 10 के पावर -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 × 10 के पावर -4। और धारा का मात्रक क्या बनेगा, तो धारा का मात्रक बनेगा एम्पियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया है। तो यहाँ पर जो है 4 घात बना लिए, 2 जीरो बढ़ा दिए हैं और 20 से काट 20 × 25 100, 5 × 10 के पावर -4 एम्पियर इसका मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं
प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और समझ लीजिएगा। यहाँ डेल फाई का मान माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका दशमलव अगर हटाएंगे तो इसका दशमलव जब हटाया जाएगा ना तो यहाँ से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो दशमलव क्या आ जाएगा, हट जाएगा। 10 दूनी 20 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। 2 से 20 को काट दिए, 10 गुणे 10 के पावर -3, और एक घात में से -3 घात करेंगे ना तो -2 घात हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपको मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और ऊपर जो है प्रेरित धारा का मान 5 गुणे 10 के पावर -4 एम्पियर आ गया। तो यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न दिया गया, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। अब यहाँ देहली आवृत्ति की परिभाषा बताना है, और सोडियम धातु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली नारंगी प्रकाश द्वारा सोडियम पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इतना अगर एनर्जी से अगर अधिक आएगा तब तो उत्सर्जन करेगा, और नहीं आएगा यहाँ से इससे कम आ जाएगा, इस ऊर्जा से कम आ जाएगा तो जो है यहाँ पर इसका कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। तो पहले इसमें हम समझेंगे देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। देहली आवृत्ति की पहले परिभाषा समझ लेते हैं, और उसके बाद से इस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी दिए गए धातु की सतह से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित हो जाए, ऐसे आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब आपतित अगर प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है, किसी धातु की सतह पे जब गिरता है ना तो उस धातु की सतह से क्या उत्सर्जन हो जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, ऐसे आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। इसको जो है न्यू नॉट, इसको क्या कहते हैं, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक HZ मतलब हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो न्यूनतम आवृत्ति है तो आवृत्ति का मात्रक क्या होते हैं, हर्ट्ज होते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे इस पर न्यूमेरिकल क्या पूछा गया है। न्यूमेरिकल के बारे पे अब हम लोग समझ लेते हैं न्यूमेरिकल क्या इसमें प्रश्न में दिया गया है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है तो देख सकते हैं, सोडियम धातु के 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और 7000 तरंगदैर्ध्य के अगर सोडियम का प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा कितनी जरूरत है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। तो आवश्यक ऊर्जा हो गया, यहाँ पर लेमडा का मान क्या दिया गया, 7000 एंगस्ट्रॉन है। तो एंगस्ट्रॉन को अगर हटाएंगे तो 10 के पावर -10 घात हो जाता है। अगर इस एंगस्ट्रॉन को नैनो में बदल दें, एक जीरो अगर इसमें से कम कर दें तो 700 गुणे 10 के पावर -9 घात हो जाएगा, और 700 गुणे 10 के पावर -9 को जो है नैनोमीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नैनोमीटर। तो लेमडा का मान 700 नैनोमीटर आ गया। और ऊर्जा का जो सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन लेमडा का मान जो होना चाहिए नैनोमीटर में होना चाहिए। एक सूत्र होता है ऊर्जा का, ई का सूत्र होता है Hc/लेमडा होता है। तो चाहे इस सूत्र से लगाएंगे तो ये जूल में आएगा, और जूल को पुनः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल करके यहाँ पे रखा गया है कि 1240/लेमडा अगर नैनोमीटर है, तो इस सूत्र से अगर हल करेंगे तो एकदम आसान और हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेमडा का मान नैनोमीटर में आया है। तो 1240/700 नैनोमीटर में है। तो लेमडा का मान अगर नैनोमीटर में रहेगा तभी ये सूत्र लागू किया जाता है, और ये आंसर जो ऊर्जा का आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ये ऊर्जा का मान आता है। तो यहाँ पर 1240 में 700 का जब भाग करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, अब बचेगा 70। 70 में जो है 124 का भाग करेंगे तो 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो हमको आवश्यक जो ऊर्जा है कितनी आवश्यकता है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमको आवश्यक ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा कम आ गया, 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। तो लिखेंगे चूंकि प्रकाश ऊर्जा जो आया है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, आवश्यक ऊर्जा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है। अब यहाँ पे जब कम रहेगा तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। मतलब सोडियम जो परमाणु था उसमें से कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऊर्जा का मान क्या आ गया, कम आ गया है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं होगा। मतलब यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव का गुण भी यह प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा से क्या है, कम है। तो उम्मीद करते हैं जो है यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है कि जो लेमडा का मान रखेंगे यहाँ पर इस ऊर्जा के सूत्र में नैनोमीटर में जब रहेगा तो यह ऊर्जा मान निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, और यहाँ भाग देने पर जो आया है मान 1.77 जो आया, और हमको आवश्यक ऊर्जा की जो जरूरत है वह 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की जरूरत है। तो इसमें जो है इस ऊर्जा से कम ऊर्जा आ गया है, इसलिए यह कोई जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा।
अगला जो प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम लिखिए तथा लेंज के नियम का महत्व भी समझाइए। तो यहाँ पर लेंज के नियम के महत्व के द्वारा जो है फैराडे का नियम यहाँ पर बताना है। तो फैराडे के कितने नियम होते हैं? तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के मुख्य नियम 2 होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, नोट करेंगे फैराडे के नियम। और फैराडे का जो है प्रथम नियम क्या होता है? बहुत आसान उत्तर है, बस इस प्रतीक को अगर आपको याद है, प्रतीक समझ लेते हैं तो प्रथम नियम का उत्तर जो है आप लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? तो ई का नाम क्या है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और इसका नाम क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक के क्या है? बराबर है। इसी को कैसे लिखेंगे? किसी कुंडली से संबंध है प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या है? बराबर होता है। मतलब इनका उत्तर जो है फैराडे जी का जो नियम बना है इसी में इनका नियम छिपा हुआ है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनका नियम क्या होगा याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? किसी कुंडली से संबंध प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान, तो यह हो गया ई का मान। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक या माइनस लगा है, ऋणात्मक दर के क्या होता है? बराबर होता है। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे फैराडे का द्वितीय नियम क्या है। तो फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? तो किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का क्या करती है? विरोध करती है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। उसे लेंज का नियम कहते हैं। तो फैराडे के नियम में हमको जो है लेंज का नियम का महत्व समझाना था। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या बताया गया था कि लेंज के नियम का महत्व भी समझाइए। तो इसमें लेंज का नियम भी आपको बताना है फैराडे के नियम में। तो क्या बताया गया? किसी परिपथ में जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होते हैं अथवा जो प्रेरित धारा का जो दिशा होता है सदैव ऐसा होता है कि उस कारण का विरोध करता है जहां से वह उत्पन्न होता है। स्वयं उत्पन्न जहां से होती है वही वहां का कारण क्या क्या करती हैं? विरोध करती हैं। इसी को किनका नियम कहा गया है? लेंज का नियम कहा जाता है। तो ये द्वितीय नियम भी हो गया और लेंज का नियम भी हो गया। इसमें 2 नियम है। फैराडे का प्रथम नियम बताना था, द्वितीय नियम भी बताना था और इसमें लेंज का नियम भी बताना था। तो समझ में आ गया होगा। तो अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिपथ में वैद्युत धारा की गणना कीजिए। इसमें वैद्युत धारा की गणना करना है और प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर की भी गणना कीजिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, यहाँ प्रश्न समझेंगे। तो इसमें जो है प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के क्या निकालना है? विभवांतर भी निकालना है और धारा की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे? यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पर चित्र को एक बार बना लेते हैं। अब यहाँ चित्र जो है बना लिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि 200 वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, 15 माइक्रोफैरड धारिता है और 200 जो ओम का जो है प्रतिरोध है। तो यहाँ मान को नोट करेंगे। आर बराबर कितना है? प्रश्न में 200 ओम है। आर बराबर 200 ओम हो गया। सी बराबर जो दिया गया 15 माइक्रोफैरड है। तो माइक्रो को बदला जाता है, माइक्रो को बदलेंगे किससे गुणा करके? 10 की पावर -6 से गुणा हो जाएगा। तो यह माइक्रोफैरड जो है फैरड में बदल जाएगा। माइक्रो को हटा दिया गया, 15 × 10 की पावर -6 फैरड हो गया। एफ का नाम क्या है? आवृत्ति है और आवृत्ति इसमें कितना दिया गया है? 50 हर्ट्ज दिया गया है। और यहाँ पर भी RMS का मान 200 वोल्ट दिया गया है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है? तो 200 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर पहले धारिता के लिए यहाँ पर हल करेंगे और उसके बाद से जो है प्रतिरोध के लिए हल करेंगे। दोनों के लिए जो है यहाँ पर प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो धारिता के लिए प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो धारिता का प्रतिरोध को XC से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? XC से। और XC बराबर होता है 1/ω/c होता है। 1 क्या होता है? ω/c। और ओमेगा का सूत्र क्या होता है? तो 2πfc होता है। तो XC बराबर आ गया 1/2πfc। अब इसमें मान को क्या करेंगे? भरेंगे। अब इसमें पाई का मान, एफ का मान, सी का मान को रखेंगे। तो XC बराबर 1/2 हो जाएगा। पाई का मान 3.14 हो जाएगा, पाई का मान है। और एफ का मान 50 है। और यहाँ पर जो है सी का मान 15 माइक्रोफैरड था। तो 15 × 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो यह मान कहाँ से भरा गया? 2 पाई का मान हो गया, एफ का मान हो गया और सी का मान हो गया। 50 में 2 का गुणा करेंगे 100, 50 दूनी 100, 100 से दशमलव हट जाएगा क्योंकि 2 स्थान इसमें दशमलव लगा है। तो दशमलव खत्म, 314 × 15 हो जाएगा। 314 × 15 और ये 10 के पावर -6 घात जो है ये ऊपर चला जाएगा, 1 के पास जाएगा। तो ये माइनस घात है, जब ऊपर जाएगा ना तो ये प्लस घात हो जाता है। तो 1 × 10 के पावर 6 घात प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में था तो वह ऊपर भेज दिए, प्लस हो गया। 314 × 15 हो जाएगा। अब 314 × 15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4710 आ जाएगा। और ऊपर 10 के पावर 6 को मतलब यहाँ पर 6 जीरो, मतलब यहाँ पर 6 जीरो, मतलब इसके आगे बढ़ा लेंगे। और 4710 से मतलब 0 से 0 अगर काट दें तो 471 हो जाएगा। और 471 से जो है इसमें जब भाग करेंगे तो आएगा XC का मान 212.2 ओम आएगा। कितना आएगा? 212.2 ओम आ जाएगा। यह किसका मान निकल गया? यह मान निकला है XC का निकला है। XC का नाम क्या है? धारिता के लिए यह प्रतिरोध है, धारिती प्रतिघात इसको कहा जाता है। XC का मान निकल गया है। अब यहाँ प्रतिरोध में देखा जाए, प्रतिरोध जो दिया गया है, प्रतिरोध
प्रतिरोध जो है आर का मान कितना दिया गया था, तो आर का मान 200 ओम दिया गया था प्रश्न में। और जेड का नाम है प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा का सूत्र होता है √x c का वर्ग प्लस आर का वर्ग होता है। x c का मान अभी निकाले हैं, कितना निकला था 212.2, तो 212.2 का यहाँ वर्ग कर देंगे, और यहाँ आर का मान यहाँ ऊपर देखिए 200 है, तो 200 का वर्ग कर दीजिए। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर यहाँ वर्ग करने पाएगा 45,028.84 आ जाएगा, और 200 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000 हो जाएगा। 40,000 और ये 45,000 जो 28.84 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85,000 जो है 85,000 जो है 28.84 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि वर्गमूल से निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा 291.5 जो है ओम आ जाएगा। अब 291.5 ओम आया है, यह प्रतिबाधा का माना गया, और इसमें धारा की गणना करना है। तो अब प्रतिबाधा की सहायता से और जो वोल्टेज के सहायता से इसमें धारा की गणना कर लेंगे, और धारा का मान जो है IRMS की गणना करना पड़ेगा। तो यह लिखेंगे यहाँ पर IRMS बराबर VRMS बटा क्या बनेगा, जेड हो जाएगा। VRMS का मान कितना था, तो 200 था, सवाल क्वेश्चन में जो है आपका 200 वोल्ट दिया था, और जेड का मान जो निकला है 291.5 आया था। अब 291.5 से 200 में जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.755 एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें धारा की गणना हो गया। अब धारा की गणना किया तो कितना आया 0.755 जो है एम्पियर जो आया, यही जो है इसमें क्या है, परिपथ में धारा का मान है। अब प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव निकालना है, और धारिता के सिरों के बीच का जो है विभव निकालना है। तो लिखेंगे अब प्रतिरोध के सिरों का विभव, तो विभव का सूत्र क्या होता है IRMS गुणे R हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध के लिए जो है R का ही प्रयोग किया जाता है। 0.755 ये धारा का मान निकला है, या देखिए 0.755 जो एम्पियर ये धारा का मान है, और प्रतिरोध 200 है। 200 को गुणा जब इसमें कर लेंगे तो लगभग जो है 151 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 151 वोल्ट आ गया। और धारिता के सिरों का विभव निकालेंगे तो वही सूत्र लिखेंगे जिस तरह ऊपर लिखे हैं IRMS गुणे XC, क्योंकि धारिता के प्रतिरोध को XC से दिखाया जाता है। तो IRMS का मान 0.755 है, कितना है 0.755 है, धारा का मान आ गया। और XC का मान ऊपर यहाँ निकाले, देखिए XC का मान 212.2 ओम आया है। अब यहाँ पर 212.2 ओम आया, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो यह 160 वोल्ट लगभग में आ जाएगा। तो यह परिपथ में 3 प्रश्न पूछा गया था, धारा की गणना करना था, और प्रतिरोध के बीच सिरों के बीच का जो है विभव निकालना था, और धारिता के सिरों के बीच का विभव निकालना था। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः, यहाँ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो दिया गया है 150 है, और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या दिया गया है वह 600 है। और यदि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता 220 वोल्ट लगाई जाए तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है परिरमण अनुपात बताना है, और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न जो है वोल्टेज की गणना करना है। तो इसमें किसका किसका मान दिया गया है, तो यहाँ पर 1 मान 2 मान, और यहाँ देखा जाए तो 3 मान प्रश्न में दिया गया। अब 3 मान जो दिया गया है उसको मान को नोट कर लेंगे। NP का मतलब होता है ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वह 150 है, और द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या है वह 600 है। और यहाँ प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज दिया गया है वह 220 वोल्ट दिया गया है। पहला क्वेश्चन में जो पूछा गया ना, परिरमण नियतांक की गणना करना, परिरमण नियतांक की जो है आपको बताना है मान क्या होगा। तो परिरमण नियतांक का जो सूत्र होता है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। द्वितीयक कुंडली में 600 है और प्राथमिक कुंडली में 150 है, ठीक है ना। 150 से 600 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 4। परिरमण नियतांक का मान कितना आ गया 4। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे अगला जो इसमें पूछा गया है कि द्वितीयक कुंडली में जो है विभवांतर की गणना करना है, वोल्टेज की गणना करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे गणना करेंगे तो इसका सूत्र जो होता है परिरमण नियतांक का ये भी सूत्र है VS बटा VP बराबर NS बटा NP। यह परिरमण नियतांक के जो है ये बराबर होते हैं दोनों, ठीक ना। VS मतलब ये हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज, ये प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या किसके बराबर होता है, तो परिरमण नियतांक के बराबर होता है। अब यहाँ लिखेंगे VS का मान तो पूछा जा रहा है द्वितीयक कुंडली में, और प्राथमिक में 220 वोल्ट है, और यहाँ पे लिखेंगे द्वितीयक कुंडली में जो है फेरों की संख्या 600 है, वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 150 है। 150 से 600 कट जाएगा, 4 बार में जाएगा, और 220 का गुणा जब 4 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 880 वोल्ट हो जाएगा। कितना जाएगा VS का मान जो है 880 वोल्ट हो जाएगा। ये द्वितीयक कुंडली में जो ना, द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज की गणना करना था, तो द्वितीयक कुंडली में वोल्टेज का मान क्या आ जाएगा 880 वोल्ट हो जाएगा। तो यह प्रश्न अथवा वाला जो प्रश्न दिया गया था तो बहुत आसान था। इस प्रश्न से यह प्रश्न जो है बहुत ही क्या है आसान दिया गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र E0 का मान दिया है। E0 बराबर कितना है 240 न्यूटन प्रति कूलम है। आवृत्ति न्यू बराबर दिया गया है 50 जो है मेगा
मेगाहर्ट्ज है। चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, कोणीय आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तो इसमें किसका किसका मान यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ ई नाट का तो मान दिया गया है और यहाँ म्यू का मान जो है दिया गया, आवृत्ति का मान दिया गया है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान बताना है, कोणीय आवृत्ति बताना है, तरंगदैर्घ्य की गणना करना है। तो कैसे गणना करेंगे, जिसमें किसका किसका मान दिया गया है, पहले मान को क्या करेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो किसका मान इसमें दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ई नाट का मान जो है प्रश्न में दिया गया है। और ई नाट का मान कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ ई नाट का मान प्रश्न में 240 कितना दिया गया है, 240 जो है यहाँ मात्रक क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। और म्यू यह आवृत्ति है 50 मेगाहर्ट्ज है। तो मेगा को तो बदलना पड़ेगा, मेगा में क्या लिखेंगे 50 × 10 की पावर 6 घात हो जाएगा, 6 घात हो जाएगा। और ये आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या जेड लिख सकते हैं। बी नाट बराबर पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए, कोणीय आवृत्ति बताइए, तरंगदैर्घ्य बताइए। 3 प्रश्न इसमें पूछा गया है। अब यहाँ सूत्र क्या होता है, तो बी नाट बराबर सूत्र होता है ई नाट बटा सी होता है। क्या होता है, बी नाट बराबर ई नाट बटा सी हो जाएगा। और ई नाट का मान क्या है 240 है, सी का मान क्या है 3 × 10 की पावर 8 है। अब यहाँ 10 की पावर 8 ऊपर चला जाएगा और 3 से जो है यहाँ 240 कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 और 8 24, 80 × 10 की पावर -8 हो जाएगा। अगर एक जीरो इसमें से कम कर दिया जाएगा तो 8 × 10 की पावर -7 घात हो जाएगा और ये हो जाएगा टेस्ला। किसका मान निकल गया, तो यह मान जो निकला है बी नाट का मान निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। और यहाँ पर ओमेगा का जो सूत्र होता है ना, कोणीय आवृत्ति इसको बोलते हैं, 2 पाई म्यू होता है। 2 पाई क्या होता है, म्यू हो जाएगा। तो 2 हो गया, पाई हो गया, म्यू का मान 50 मेगाहर्ट्ज दिया गया था। तो लिखेंगे यहाँ पर 50 गुणे, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ लिखा गया कि यहाँ पर 50 × 10 की पावर केवल क्या रहेगा 6 रहेगा। यहाँ पर आप लोग प्लस कर लीजिए, ठीक ना, यहाँ प्लस घात कर लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर जो 50 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 100 पाई हो जाएगा, क्योंकि मेगा में जो होता है ना प्लस 6 घात होता है। यहाँ थोड़ा माइनस लिख दिया गया है, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 100 पाई × 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर +6 घात हो जाएगा, यहाँ पर +6 घात हो जाएगा। और 100 से इसका दशमलव हट जाएगा, 100 से इसका दशमलव क्या आ जाएगा हट जाएगा, तो 314 × 10 की पावर 6 घात। ये +6 घात है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेगा में माइनस नहीं होता, +6 घात होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा माइनस हम लिख दिए थे, गलती से थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ पर भी प्लस रहेगा, और यहाँ पर भी प्लस रहेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 300 जो है 300 क्या आ जाएगा यहाँ पर 14 × 10 की पावर 6, प्लस में 6 रहेगा और मात्रक क्या रहेगा, तो रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय जो आवृत्ति होते हैं ना, तो कोणीय आवृत्ति का मात्रक रेडियन प्रति जो है सेकंड हो जाएंगे। अब लेमडा का मान पूछा गया है, तो यहाँ लेमडा का मान क्या होता है, तो लेमडा का जो सूत्र होता है ना, सी बटा जो है आवृत्ति मतलब म्यू होता है, ठीक ना। तो सी का मान प्रकाश का चाल होता है, और प्रकाश का चाल कितना होता है 3 × 10 की पावर 8 होता है। प्रकाश का चाल कितना है 3 × 10 की पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ म्यू का मान देखिए यहाँ सही लिखा गया, ठीक ना, ऊपर यहाँ जो लिखे थे अभी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया था, तो उसको सुधार कर दिया गया है। यहाँ देखिए 50 × 10 की पावर 6, 50 × 10 की पावर 6 किसका मान है, तो यह आवृत्ति का मान है। और ये 6 घात ऊपर चला जाएगा, तो 8 में से जब 6 घात घटेगा ना, तो 8 में से 6 घात घटेगा तो 2 घात हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 50। और 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है, 100 में 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। क्या जाएगा 300 बटा 50 हो जाएगा। 50 से जिसको काटेंगे ना तो 5 × 6 = 30, 6 बार में जाएगा। और लेमडा का मात्रक क्या होता है, तो लेमडा का मात्रक मीटर होता है। यहाँ लेमडा का मान पूछा गया था, तो इसमें 3 प्रश्न बताया गया है, इसमें 3 प्रश्न जो है इसमें पूछा गया, तीनों प्रश्नों को जो है हल कर दिया गया है। तो आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग का प्रयोग का वर्णन कीजिए और फ्रिंजों के चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। फ्रिंजों की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण का जो है यंग का नियम आपको बताना है। तो प्रकाश के व्यतिकरण का यंग का जो नियम क्या है, तो यंग साहब ने क्या बात बताए थे, अब इनके बारे में यहाँ पर समझ लेंगे कि यंग का द्विस्लिट प्रयोग हुआ था। और यंग साहब ने जो प्रयोग किए थे, इसके लिए जो है टॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रकाश स्रोत लिया था। यहाँ प्रकाश स्रोत लिए थे, इसके समीप 2 स्लिट लगाए थे। 2 स्लिट मतलब 2 स्लाइड इसको बोला जाएगा, 2 स्लिट रखे गए थे, उससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा गया था। कुछ दूरी पे क्या रखा गया था, पर्दा रखा गया था, जिस पर्दे पर क्या निकालना था, व्यतिकरण का प्रतिरूप दिखाई देता है। प्रतिरूप इसका जो है दिखाई देता है। तो मतलब इनका कहना यह था, यंग साहब का यह कहना था कि जब हम प्रकाश स्रोत जब ना यहाँ स्लिट के सामने रखते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार का यहाँ पर दीप्त दिखाई देता है। एक दीप्त मतलब एक जो है दीप्त और दीप्त, यहाँ 2 प्रकार का यहाँ पर दिखाई देता है। उसी दीप्त और दीप्त को जो है फ्रिंज बोला जाता है। फ्रिंज मतलब इसकी दूरी बोला जाएगा, अंधेरा भाग की दूरी और काला भाग की दूरी। यहाँ 2 अंधेरा और चमकीला भाग की जो दूरी है, उसी दूरी को फ्रिंज नाम से जाना जाता है। तो इनके लिए जो उत्तर कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए टॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रकाश स्रोत लिया था, उसके समीप जो है समीप 2 स्लिट रखे गए थे, उससे कुछ दूरी पर पर्दा रखा गया था, जिस पर्दे पर जो है व्यतिकरण
तो व्यतिकरण का प्रतिरूप दिखाई देता है जहां यश एक प्रकाश स्रोत है, उसके आगे एक स्लिट लगा देते हैं, उसके समीप दो स्लिट के माध्यम से पर्दे पर रंगीन तथा अंधेरे या काला रंग का पट्टी पर्दे पर दिखाई देता है। मतलब स्लिट के सामने जब प्रकाश रखते हैं ना, तो जब प्रकाश किरण जब स्लिट पर गुजरता है ना, तब पर्दे पर दो जगह मतलब एक आपको चमकीला स्थान और एक काला स्थान जो है रेखा की पट्टी दिखाई देता है। और रंगीन पट्टी जो रहेगा उसको दीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं, और जो अंधेरा या काला पट्टी होता है उसको अदीप्त फ्रिंज के नाम से जानते हैं। तो ये किनका प्रयोग था? यंग का द्विस्लिट प्रयोग किया गया था व्यतिकरण के लिए। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अपने कॉपी में इसको नोट करके इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न बोर्ड के पेपर में भी पूछा जा रहा था। ये तो प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, तो बोर्ड का जो पेपर होगा 2026 में, तो ये भी प्रश्न आने की पूरा क्या है, संभावना है। अब इसी में प्रश्न दिया गया है कि फ्रिंजों की चौड़ाई किस सूत्र लिखे। मैंने फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र भी आपको लिखना है, और चौड़ाई किन किन बातों पर जो है निर्भर करता है। तो फ्रिंज की अगर चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ चौड़ाई का सूत्र भी आप लोग को निगमन नहीं करना है, केवल चौड़ाई का यहाँ सूत्र लिखना है। तो देखिए चौड़ाई का जो सूत्र है ना, W बराबर जो होता है यहाँ पर लेमडा D बटा D होता है। तो W किन किन जो है बातों पर निर्भर है, तो W जो है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर है, पर्दे की दूरी पर निर्भर है, स्लिटों के बीच की दूरी पर निर्भर होता है। ये जो सूत्र बना हुआ है देख सकते हैं किनका है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो है सूत्र है। फ्रिंज की चौड़ाई का जो सूत्र बनता है W बराबर क्या आता है, लेमडा D बटा D। केवल ये सूत्र आपको लिखना है, पूरा ये नहीं लिखना है, केवल ये सूत्र आपको लिख दीजिएगा। और किन बातों पे निर्भर करता है, तो W जो होता है ना, W मतलब जो फ्रिंज की चौड़ाई होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, पर्दे की दूरी पर, स्लिटों के बीच की दूरी पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो समझ गए होंगे। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। अब यहाँ आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति का बीच एक ग्राफ बनाइए। ग्राफ में देहली आवृत्ति दिखाइए, ग्राफ के ढाल से क्या प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है। तो पहले आइंस्टीन का जो है प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखना है, केवल आपको सूत्र के बारे में लिखना है, सूत्र का निगमन नहीं करना है, और यहाँ पर एक ग्राफ भी आपको दर्शाना है। तो पहले हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का जो है सूत्र क्या है, पहले सूत्र के बारे में समझेंगे। अब तो ये जो बना है यही आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान जो है, आइंस्टीन का प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जन का जो है समीकरण है। ई के बराबर सूत्र होता है, ई के मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन होता है, और ई के यहाँ नोट हो जाएगा। फोटॉन की जो ऊर्जा होता है ना, एच गामा होता है, और कार्यफलन जो होता है वो डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का सूत्र होता है एच गामा नाट होता है, मतलब न्यू बोलते हैं इसको, न्यू नाट बोल सकते हैं आप, न्यू नाट भी बोला जा सकता है, इसको भी, इसको न्यू बोलेंगे, इसको न्यू नाट बोला जाता है, ठीक ना। तो एच न्यू माइनस एच जो है न्यू नाट होता है। अब इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें से एच जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एच को कॉमन ले लेंगे। और ई के का नाम है अधिकतम गतिज ऊर्जा, और अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर एच म्यू माइनस म्यू नाट, इसको पढ़ा जाता है। और यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का जो है यहाँ पर जो है आपका समीकरण बताया गया। तो यह जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का केवल समीकरण पूछा गया था, इसका निगमन नहीं पूछा गया था। लेकिन अगर यह निगमन भी लिख देंगे 4 लाइन तो आपको जो है नंबर पूरा इसमें मिल जाएगा। अब इसमें ग्राफ खींचने की बात कहा गया, तो ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यही जो ग्राफ बना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा ये लिखा गया, देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा है, और ये आवृत्ति है, और यहाँ पर जो है देलही आवृत्ति के बीच में जो है ग्राफ खींचना है। तो ये जब सीधी रेखा जब आएगा ऐसे से यहाँ तक आएगा, और इसको डाट डाट करके से मिलाएंगे, तो इसके जो ढलान बनेगा, ये ढलान इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ढलान बोला जाता है। तो किसके बीच में ग्राफ खींचा गया है, तो जब ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब ऐसे ऊपर बनाया गया, यहाँ बताया गया कि ई के किस में निकालते हैं, ई जो है भी नाट है, भी नाट का नाम क्या है, यह जो है निरोधी विभव के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो ढाल बना हुआ है, तो इसी ढाल को बनाते बनाते यहाँ आगे डॉट करके बनाएंगे। किसके बीच का ये ग्राफ है, तो कहेंगे अधिकतम गतिज ऊर्जा और जो है देलही आवृत्ति के बीच में ग्राफ है। यहाँ पर लिखा जाएगा, यदि हम जो है ई के तथा जो है आवृत्ति के बीच खींचे गए ग्राफ की रेखा को पीछे की ओर बढ़ाए तथा आवृत्ति अक्ष को जो है देलही आवृत्ति पर काटती है, जब ऐसे बढ़ाएंगे ना, ऐसे डॉट करके बढ़ाएंगे, तो यह रेखा को देलही आवृत्ति बोला जाता है। तो देलही रेखा को काटती है, और ऊर्जा अक्ष पर अंतखंड माइनस बी, देखिए ऐसे नीचे डॉट करके से मिलाएंगे ना, तो माइनस बी देती है। इससे पता चलता है कि किसी दी गई धातु की प्लेट से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए प्लेट पे डाले जाने वाले प्रकाश की आवृत्ति म्यू नॉट से ऊंची होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ग्राफ यहाँ पर केवल खींचना है, तो आपको केवल ग्राफ के बारे में जो है इसे आप लोग सीधी रेखा मिला करके डॉट डॉट करके इसे मिला लेंगे। ये बन गया किसके बीच में, अधिकतम गतिज ऊर्जा और जो है देलही आवृत्ति के बीच का यह ग्राफ है। तो अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला जो प्रश्न दिया गया, बाइस्टोन ब्रिज का क्या सिद्धांत है, किरचॉफ के नियम के सहायता से इसे समझाइए। तो बाइस्टोन सेतु जो बना हुआ है उसी को ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो बाइस्टोन सेतु का क्या सिद्धांत है और इसके किरचॉफ के नियम के सहायता से इसे क्या करना, समझाइए। तो यहाँ पर पहले चित्र बना लेंगे और बाइस्टोन सेतु का जो है सिद्धांत के यहाँ पर सूत्र का निगमन करना है। तो निगमन के लिए आप समझेंगे। अब यहाँ एक चित्र को समझ लिया जाए।
तो यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो प्रश्न है। या किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का मतलब किरचॉफ का नियम की बात किया जा रहा है। किरचॉफ का नियम लिखना है और एक परिपथ का जो है ये न्यूमेरिकल हल करना है। तो ये न्यूमेरिकल हल करिए और या ये जो है ये बनाया गया कि बाइस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। तो आप दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको बोर्ड के पेपर में करना है। तो हम लोग बाइस्टोन ब्रिज का सिद्धांत पहले हम लोग समझ लिया जाता है, तब उसके बाद इसको हल किया जाएगा। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर C.F. वाइस्टोन ने सन 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध को लिए थे? तो 4 प्रतिरोध, एक सेल तथा एक धारा मापी को जोड़कर एक ऐसा विशेष परिपथ तैयार किया। मतलब प्रोफेसर जी ने 4 प्रतिरोध को लिए, एक सेल को लिए और एक धारा मापी को लेकर के और जोड़ करके एक ऐसा परिपथ तैयार किए जिनकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो चालक का जो प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए एक परिपथ तैयार किए थे। इस परिपथ व्यवस्था को ही बाइस्टोन सेतु कहते हैं। जो परिपथ बना था उस परिपथ को क्या कह दिए? बाइस्टोन सेतु कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि बाइस्टोन सेतु कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कितने परिपथ में कितने प्रतिरोध लिए थे? तो 4 प्रतिरोध, एक सेल और एक धारा मापी को लेकर के जोड़ करके एक विशेष परिपथ बनाए थे। उस परिपथ का नाम क्या था? बाइस्टोन सेतु कहते हैं। अब इनका नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे? तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यह जो सूत्र बना है इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा गया है। तो यह सूत्र कैसे बना है आपको सीखना है। और यह सूत्र कैसे निगमन किया जाएगा, मतलब कैसे ये इन्होंने सूत्र को बनाए थे, तो आज जो है आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को बनाना सीख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे, इस नियम के अनुसार सेतु के संतुलन व्यवस्था में, मतलब उनका संतुलन व्यवस्था किए थे, 4 प्रतिरोध लेकर के संतुलन व्यवस्था किए थे। तो सेतु के किन्हीं 2 संलग्न याद रखिए संलग्न लिखा गया, 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात। यह प्रतिरोध है, P और Q क्या है? प्रतिरोध है। तो किन्हीं 2 जो है संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या है? बराबर होता है। यह बात किसने बताए थे? तो बाइस्टोन सेतु ने बताए थे कि जो यह परिपथ है आपका, जो प्रतिरोध है, तो कितने प्रतिरोध इसमें हैं? तो P और Q 2 प्रतिरोध है। तो कहेंगे किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह अनुपात कहाँ से आ गया? तो अनुपात का मतलब जो है बटे में अगर रहता है तो उसको अनुपात पढ़ा जाता है। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यह सूत्र कैसे बना है, अब इस सूत्र का निगमन आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ नोट करेंगे कि बाइस्टोन सेतु का सूत्र का निगमन, मतलब बाइस्टोन सेतु ने जो सूत्र बनाए थे भी P/Q बराबर R/S, यह कैसे बना था इसका निगमन किया जाएगा। तो परीक्षा में जो है प्रश्न को बदल दिया जाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न क्या आता है परीक्षा में? तो किरचॉफ की सहायता से बाइस्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ 2 प्रश्न आपको बताया गया है, दोनों प्रश्न का उत्तर जो है एक ही होगा। यहाँ नाम रख दिया गया किरचॉफ का नियम और बाइस्टोन सेतु, दोनों लोग का नियम की सहायता से जो सूत्र बना है P/Q बराबर R/S, यह कैसे बना है अब इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले हम लोग चित्र के बारे में समझेंगे। यह जो चित्र बना है इसमें 4 प्रतिरोध लगा है और ये 4 प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा गया है? तो 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें एक धारा मापी लगाया गया है और एक सेल लगाया गया है और यहाँ पे कुंजी K1 है और ये कुंजी जो है K2 है। जब दोनों इसमें सटेगा तो इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इसमें यहाँ पे कुंजी लगा है ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस परिपथ को पहले आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने रफ पे अपने कॉपी में इसको खांच लीजिए। और यहाँ जो चित्र बना है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे कि इसमें प्रतिरोध का नाम क्या है, कितने प्रतिरोध हैं, कितने सेल हैं। यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना इसमें 4 प्रतिरोध हैं, एक सेल है, एक धारा मापी है। 4 प्रतिरोध का नाम क्या है? PQRS है। तो यहाँ पर बहने वाली धारा को ध्यान देंगे, यहाँ से जो धारा ऊपर की तरफ बह रहा है, यहाँ यह जो ध्यान देंगे यह जो तीर बना है इसी में आपको समझना है। यह धारा जो है मैंने प्रतिरोध P में गया है तो आपको सीधा गया से यहाँ पर I1 जो धारा है Q में है, यहाँ पे धारा जो है S में है और यह जो धारा I2 जो है R में है। तो यहाँ तो धारा विपरीत भी धारा चल रहा है। यहाँ जैसे यहाँ ऊपर की तरफ गया तो इधर एक दूसरे का विलोम है, फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर इधर से आपका विपरीत दिशा में है।
तो यही विपरीत दिशा में आपको ध्यान देना है। कल के वीडियो में जो बताया गया था किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अगर किरचॉफ का नियम नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के किरचॉफ का नियम देख सकते हैं। तो अब हम लोग सूत्र का निगमन किया जाएगा। पहले यहाँ लिखेंगे माना। माना 4 प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? माना 4 प्रतिरोध। प्रतिरोध का नाम आप सभी विद्यार्थी जान चुके होंगे। तो 4 प्रतिरोध कौन कौन से हैं? तो P है, Q है, R है, S है। किस क्रम में जुड़े हैं 4 प्रतिरोध P, Q, R? किसमें है? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ रहा होगा। किस क्रम में जुड़े हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ पे जो है बंद पास, जो है बंद पास का नाम, या आधा को पहले नोट करेंगे, उसके बाद से आधा। तो आधा का नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका नाम A, B और ये क्या है? D, A। मतलब आधा का नाम हो गया A, B, D, A हो गया। और आधा का क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा B और यहाँ होगा C, D, B हो जाएगा। तो इसमें आधा आधा जो है प्रयोग करेंगे। पहले आधा जो है खंड का और आधा पहले एक खंड का मतलब प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बंद पास। बंद पास, पास में नाम रख। बंद पास क्या नाम है पहला का? तो लिखेंगे A, B, D, A में, मतलब A, B, D, A में। अब यहाँ जो है किरचॉफ का नियम लागू किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ का नियम बताया गया है कल के वीडियो में, बहुत आसान है। तो किरचॉफ का नियम अब यहाँ देखेंगे, ये I1 है। I1 जो है P के पास जो है धारा जा रहा है, मतलब P प्रतिरोध में। तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर I1 P। और यहाँ देखेंगे उल्टा है, विपरीत दिशा में है। यह ऊपर की तरफ जा रहा है और यह नीचे की तरफ जा रहा है। जब नीचे की तरफ जाएगा विपरीत है, इसमें माइनस। और यहाँ लिखेंगे I2 और यहाँ लिख लेंगे R बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर क्या हो गया? 0, क्योंकि किरचॉफ के नियम में कल बताया गया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I1P, मतलब यहाँ I1P और माइनस क्या हो जाएगा? I2R हो जाएगा। ये माइनस है, अगर इसको पक्षांतर कर दें तो क्या बन जाएगा? I1P बराबर हो जाएगा और I2 जो है R। यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे किस नियम से लागू किया गया है? तो किरचॉफ के नियम से लागू किया गया है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, यह धारा जो है आपको P के पास जा रहा है और यह धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो I1P माइनस I2R बराबर 0। यह माइनस है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। बन गया समीकरण नंबर 1। अब जो है बंद पास, अब आधा जो हमारा प्रयोग हो चुका है, अब आधा और जो है बंद पास का प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बंद पास। अब बंद पास का नाम क्या है? तो बंद पास जो है इसका नाम होगा B, C और क्या होगा? D, B। तो यहाँ लिखेंगे B, C, D, B में। अब यहाँ पर भी जो है किरचॉफ का नियम लागू होगा। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया है, बहुत आसान नियम है किरचॉफ का नियम। अब यहाँ जो नियम क्या बनेगा? अब देखेंगे यह जो है I1, यह I1Q है, मतलब यह I1Q हो जाएगा। और यहाँ देखिए धारा जो है विपरीत है, यह चिन्ह को ध्यान देना है। चिन्ह जो ध्यान देंगे, ये इधर की तरफ आ रहा है और यह इधर की तरफ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे I1Q माइनस I2 क्या होगा? यस बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ जो है माइनस जो चिन्ह है उसको क्या कर लेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? I1Q बराबर हो जाएगा I2S हो जाएगा। अब यह बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, मतलब दोनों में जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। समीकरण 2 से कर लेंगे। तो भाग कैसे दिया जाएगा? तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 क्या है? I1P था और बटा में क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा I1Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? I2 जो है R हो जाएगा और यहाँ जो बनेगा I2 जो है S हो जाएगा। तो यह दोनों समीकरण को क्या कर दिया है? भाग कर दिया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया गया? भाग दे दिया गया। ऊपर वाला जो समीकरण 1 है और नीचे वाला समीकरण 2 है। अब यह I1 से I1 को, I2 से I2 को काट देंगे। काटने के बाद क्या बचेगा? तो क्या बचेगा? अब यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो क्या बचेगा? P बचेगा बटा Q बराबर बचेगा R बटा S। तो यह सूत्र कितना आसान है
किरचाफ का नियम की सहायता से बहिष्टोन सेतु का सूत्र का निगमन हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये भी क्या ध्यान देना है, धारा धारा किस दिशा में जा रहा है, बस यही देखना है, आपका सूत्र का निगमन अच्छे से समझ में। अब अगला जो प्रश्न दिया गया, गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए, और ये 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर गोली उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करना है। तो अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। तो ये अपवर्तन का सूत्र का निगमन अब किया जाएगा। ये उत्तल लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो n बटा v माइनस 1 बटा यू बराबर n माइनस 1 बटा क्या है r। तो इसको सिद्ध करके जो है आपको बताया जाएगा। तो पहले चित्र को अच्छे से समझेंगे, जब चित्र आपको अच्छे से जब समझ लेंगे तभी जाकर के इसका निगमन आपसे विद्यार्थी कर पाएंगे। तो पहले चित्र को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यह जो बना हुआ है इसका नाम है कौन सा है, उत्तल लेंस है। क्या नाम है, उत्तल लेंस है। और इस उत्तल गोली पृष्ठ पर जो है किसका सूत्र का निगमन करना है, अपवर्तनांक का। और यह बीचों बीच का जो बिंदु देख रहे हैं यह केंद्र है, वक्रता केंद्र है। और यह वस्तु रखा गया है, इसकी छाया के लिए क्या है, यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी है। और यह क्या है, वस्तु के लिए है, यह वस्तु का कोण है, और यह जो है वक्रता कोण है, और यह है प्रतिबिंब का कोण है। तो यहाँ गामा कोण बना है, यहाँ अल्फा कोण बना है, अल्फा कोण है, और यहाँ पर जो बना है बीटा कोण है, और यहाँ जो बना है गामा कोण है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, मतलब जो देखिए वक्रता केंद्र वाला जो जा रहा है, जो जाएगा यहाँ पर लेकर के, और यहाँ प्रतिबिंब का जो लेकर के आ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा। यह जो है जो वस्तु के लिए बना है, वस्तु के लिए आई बना है, और जो है प्रतिबिंब के लिए क्या बना है, आर बना हुआ है। मतलब ये आपतन कोण किसके लिए बना है, तो वस्तु के लिए। और वक्रता केंद्र के जो बीच का कोण बनेगा यह जो है आपतन कोण हो जाएगा। और वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को किस दिखाते हैं, आर से प्रदर्शित करेंगे। और ये देखेंगे ध्यान से, ये बहिष कोण है। बहिष कोण मतलब एक त्रिभुज का जो कोण आगे की तरफ जो निकला होता है उसको बहिष कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर बहिष कोण जो है बारी बारी से इसको हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला बहिष कोण लेंगे तो ए, यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए आई सी। पूरे का ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ पर ए आई सी में बहिष कोण क्या है, तो आर है। और आर किसके बराबर होगा, बहिष कोण किसे कहते हैं, दो कोणों के योगफल को बहिष कोण कहा जाता है। मतलब दो कोणों का जोड़ व अकेले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आर किसके बराबर होगा, तो देखेंगे आर जब लेंगे तो आर वाला कोण देखिए कहाँ पे जा रहा है, अल्फा है और क्या है, गामा है। तो आर किसके बराबर होगा, तो आर जो है बीटा, यहाँ पर देखेंगे बीटा है और क्या है, गामा है। तो ये बीटा और गामा के योग के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज। अब हम कौन सा त्रिभुज लिखने जा रहे हैं, त्रिभुज। पहले तो माना लिखाएगा, पहले माना लिखने के बाद ही त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे माना, माना किसी, माना किसी, किसी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किसे दिखाएंगे, तो वस्तु की दूरी को u से दिखाएंगे। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी भी वक्रता, क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है, तो वक्रता त्रिज्या जो है आर, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर। तथा फोकस दूरी क्या लिखेंगे, तथा फोकस दूरी जो है यफ है, फोकस दूरी क्या लिखेंगे, यफ है। तो अब इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना किसी उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी जो है v है। वक्रता त्रिज्या देखिए r है और ये प्रतिबिंब है और ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। और यह वक्रता जो है त्रिज्या जो है वक्रता केंद्र से इसकी दूरी है। तो फोकस दूरी क्या है, यफ है। तो इतना लिखने के बाद से जो है बारी बारी से यहाँ पे दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो पहला अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, आई है और सी है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए क्या है, इसमें ए है और क्या हो जाएगा, आई और क्या है, सी में। तो त्रिभुज ए आई सी में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे बहिष कोण, क्या लिखेंगे, बहिष कोण। तो बहिष कोण इसमें क्या हो जाएगा, बहिष कोण जो होगा किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे बहिष कोण। और ये बहिष कोण किसके बराबर होगा, तो ध्यान दीजिए ये आर है, तो ये आर किसके बराबर होगा, तो बीटा प्लस गामा के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर आर बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा के क्या होगा, गामा के योग के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए बहिष कोण इसमें किसके बराबर होगा, आर बराबर बीटा प्लस गामा। कैसे बराबर होगा, तो कौन सा त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए आई सी। मतलब ए में लिए हैं, आई है और सी है। तो ए आई सी में जो बहिष कोण बाहर की तरफ कोण क्या निकला है, आर निकला है। तो आर जब लेंगे तो आर किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जो लेंगे, अब इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए है, ओ है, सी है। अब बताइए ए ओ सी में बहिष कोण क्या है, तो आई बना है। बहिष कोण इसमें किसके बराबर होगा, तो बहिष कोण इसमें जो है आई जो है बराबर होगा
अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, यह कोण जो है यहाँ से यहाँ पूरा लेंगे तो बीटा और गामा होगा, और यह आई जब लेंगे तो अल्फा और क्या होगा, गामा होगा। बस इस चित्र में बस ये बहिष्कोण के बारे में समझना है। जब बहिष्कोण आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो समझिए सूत्र के निगमन में कुछ नहीं है। तो अब त्रिभुज के इसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी में। अब त्रिभुज ए ओ सी में जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसमें क्या होगा, तो इसमें बहिष्कोण आई हो जाएगा, और आई किसके बराबर होगा, तो चित्र में देखेंगे अल्फा प्लस गामा के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग अच्छे से समझ लेंगे बहिष्कोण कैसे निकाला गया है। तो इसमें मेन जो है बहिष्कोण है, बहिष्कोण निकालना सीख जाएंगे। और बहिष्कोण क्या होता है, मतलब वो अकेले, यह आर अकेले इन दोनों योगफल के क्या होगा, बराबर होता है, उसी को बहिष्कोण कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो है कल भी बताया गया था, स्नेल का नियम आप लोग पढ़ेंगे। तो स्नेल का जो नियम क्या होता है, तो स्नेल का जो नियम है आप लोग पढ़ेंगे, क्या होता है, n बराबर होता है, n बराबर साइन होता है, और क्या होता है, आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। तो साइन आई बटा साइन, तो यह स्नेल का सूत्र है। और इसमें स्नेल के सूत्र में जो है ध्यान देंगे, यह साइन और आर जो है इसमें कोण का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है साइन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, कोणों का मान बहुत कम है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोणों का मान बहुत कम है। कोणों का मान लिखेंगे यहाँ पर बहुत क्या है, कम है, लेकिन बहुत कम है। तो कोणों का मान जब बहुत कम है, या चूंकि लिख लेंगे, चूंकि, तो इसलिए जो है किसको छोड़ देते हैं, साइन को छोड़ देते हैं। तो साइन को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो साइन किसमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कोणों का मान जो है क्या बहुत कम है, इसलिए साइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब यहाँ साइन को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, n बराबर बचेगा आई बटा आर हो जाएगा, और आई के स्थान पे क्या रखना है, बीटा प्लस गामा रखना है, और आर के स्थान में, आर के स्थान में बीटा प्लस गामा रखना है, और आई के स्थान पे जो है अल्फा प्लस गामा यहाँ पर रखा जाएगा। तो पहले यहाँ पर साइन को हटा लिया जाए। तो अब यहाँ लिख लेंगे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा अब आई बटा क्या होगा, r, क्योंकि साइन को हटा देंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें गुणा कर लेंगे। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आई बराबर होगा, अब आई बराबर हो जाएगा n r हो जाएगा। अब किसका मान रखेंगे, आई का मान, और r का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर आई तथा r का मान रखने पर, आई तथा r का मान रखने पर, आई तथा r का मान क्या करेंगे, रखने पर, मान रखने पर। अब दोनों का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे, आई का और आर का। तो आई हटा देंगे, आई जो बहिष्कोण हुआ था क्या था, आई बराबर क्या था, अल्फा प्लस क्या था, अल्फा प्लस गामा था, अल्फा प्लस गामा था। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा अब n, और r किसके बराबर था, तो बीटा प्लस जो है गामा हो जाएगा। तो यह किसका मान है, आई का मान रखा गया, और यह किसका मान रखा गया, r का मान रखा गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस गामा बराबर, अब n में बीटा का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, n बीटा हो जाएगा, प्लस n में गामा गुणा करेंगे तो n गामा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अल्फा वाला अल्फा के पास पक्षांतर कर देंगे। तो अल्फा ये प्लस है, जब पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे अल्फा, और ये n बीटा जो है पक्षांतर हो जाएगा, तो n बीटा हो जाएगा बराबर, और यहाँ n गामा माइनस इधर आएगा तो क्या बनेगा, गामा हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर अल्फा माइनस n बीटा हो जाएगा बराबर। अब इसमें से गामा कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, या गामा जब कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n-1 हो जाएगा, n-1 दोनों में से किसको कामन लिए, गामा को। तो थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, यहाँ n बराबर साइन को हटा दिए, आई बटा हुआ, और n में r का गुणा करेंगे तो बनेगा n r। तो आई बराबर n r होगा, आई तथा r का मान किसमें रखेंगे, मान रखने पर। यहाँ पर आई का मान और r का मान यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ दो बार लिख देंगे, आई तथा r का मान यहाँ नहीं रहेगा, आई क्या लिखेंगे, आई तथा आर का मान रखने पर, ठीक ना। तो यहाँ आई का मान और आर का मान जो है यहाँ पे रख लेंगे। ये किसका मान है, आई का मान है, और ये किसका मान है, आर का मान है। अब इसमें क्या हुआ है, n जो है n बीटा में गुणा हुआ है, और n जो है गामा में गुणा हुआ है। अब यहाँ गामा गामा के पास कर लेंगे, और जो है जो n बीटा को पछाना कर लेंगे। गामा का मान हो गया तो n-1 हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी से जरूर नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 3 त्रिभुज बनेगा, चित्र में आप लोग दिखाई दे रहा होगा, चित्र में भी बताया गया है। तो ये 3 त्रिभुज यहाँ बना दे रहे हैं, बारी बारी से तीनों त्रिभुज को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला त्रिभुज जो ये बना है, यह क्या था, यहाँ वक्रता केंद्र सी था, और यहाँ पर क्या था, ए था, और यह क्या था, n था, और यहाँ इसकी बीच की दूरी क्या थी, r थी, अभी चित्र में भी दिखाएंगे। और यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है, यह h है, और यह कोण जो बना है यह गामा कोण बना है। चित्र को देख लीजिए, क्या ऐसे चित्र में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, तो यहाँ चित्र भी है, देख लीजिए। यह क्या है, गामा है, c है, ए है, n है। यह त्रिभुज को जो है हम बाहर बना करके समझा रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब यहाँ गामा हमारा बन गया। अब अगला त्रिभुज जो बनेगा, एक त्रिभुज और बनाएंगे, यहाँ पर 3 त्रिभुज बनाना है, और यहाँ त्रिभुज का नाम क्या था, यह ए था, और क्या था यहाँ पर n है, यहाँ का रहेगा n रहेगा, और यह रहेगा o रहेगा। तो
ओ से अल्फा कोण बनता है, क्या बनता है, ओ से अल्फा और एच हो जाएगा। और इधर का क्या मान होगा, तो यह वस्तु है इसलिए यू हो जाएगा। और एक त्रिभुज और खींच लेंगे, 3 त्रिभुज आपको खींचना है, तो बगल में इसको खींच लीजिएगा। और यह क्या है, ए था, और क्या था, यह एन था, और यहाँ पे क्या था, आई था। तो यह जो कोण बनेगा, यह जो कोण बना बीटा कोण बना, मतलब यह वक्रता केंद्र के लिए गामा कोण बना था, और जो है और यह वस्तु के लिए अल्फा कोण बना था, और प्रतिबिंब के लिए बीटा कोण बना था। और यह क्या है, एच हो जाएगा, और यह वस्तु के प्रतिबिंब के लिए क्या है, भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बारी बारी, जैसे यहाँ अल्फा है मतलब tan अल्फा का मान निकालेंगे, या बीटा है तो tan बीटा का मान निकालेंगे, गामा है तो tan गामा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण नंबर जो है इसको 2 मान लीजिए, क्योंकि इसके पहले समीकरण 1 बना था। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, बताइए, त्रिभुज का नाम क्या, ए एन सी है। क्या नाम है, ए एन सी में, हम ए एन सी में चलेंगे तो tan का सूत्र होता है, tan हो जाएगा tan और गामा हो जाएगा, tan गामा बराबर लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। और इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो इसमें लंब देखेंगे क्या है, तो लंब जो है एच है, और जो है आधार क्या है, तो आधार जो है आर है। तो त्रिभुज ए एन सी में जो है tan गामा का मान निकल गया एच बटा आर। अब त्रिभुज जो लेंगे, अभी नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए एन ओ में हम लोग जो चलेंगे तो ए एन ओ में लिखेंगे, और यहाँ का लिखेंगे tan, और tan जो है अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या है, आधार होता है। और लंब का मान बताइए इसमें क्या है, तो लंब का मान एच है, और आधार का मान क्या है, यू है। तो समझ में आ रहा होगा। अब त्रिभुज जो है तीसरा चलेंगे, त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है ए आई एन में, त्रिभुज ए आई एन में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan, और यह बनेगा बीटा। तो tan बीटा बराबर होगा लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। बताइए tan बीटा, बीटा का मान क्या है, तो tan बीटा बराबर लंब क्या है, तो एच है, क्या लिखेंगे, एच बटा जो है भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बटा भी। तो ये tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा का मान तीनों मान निकाल लिया गया। अब ध्यान दीजिए, यह अल्फा की जगह पर मतलब ये tan को छोड़ देंगे, जैसे साइन को छोड़ दिया गया है, क्योंकि छोटा कोण है इसलिए साइन का और tan को भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यह गामा की जगह पे, ध्यान दीजिए, यह गामा की जगह पे, या अल्फा की जगह पे, ये बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए गामा की जगह पे एच बटा रखेंगे, अल्फा की जगह पे एच बटा यू रखेंगे, और बीटा की जगह पे एच बटा भी रखेंगे। लेकिन एक चीज को और ध्यान देंगे, यह देखेंगे क्या ये लेंस के आगे है कि क्या ये लेंस के पीछे है। तो देखिए ये आर जो है लेंस के पीछे था, तो इसलिए प्लस में रखा जाएगा, और यू जो है लेंस के आगे है इसलिए यहाँ पर माइनस रखा जाएगा, और भी लेंस के आगे है इसलिए इसको क्या रखेंगे, माइनस रखा जाएगा। क्यों माइनस रखा गया, चित्र में एक बार और देख लीजिए। यहाँ पे देखिए वक्रता जो त्रिज्या है वह लेंस के पीछे है, तो जब लेंस के पीछे रहेगा तो प्लस में रखेंगे, और जो लेंस के आगे रहता है वह माइनस में रखा जाता है। तो अब यहाँ पे जो है अल्फा को हटा देंगे, और अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे अल्फा की जगह पे रखेंगे माइनस एच बटा यू। ये किसका मान है, अल्फा का, माइनस, और यहाँ हो जाएगा यन, और बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान जो है माइनस जो है एच बटा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है गामा का मान क्या है, एच बटा क्या है, एच बटा जो है आर हो जाएगा, कोष्टक में क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब इसी में मान रखा गया, अल्फा का स्थान पे अल्फा का मान, बीटा के स्थान पे बीटा का, और गामा का मान जो है गामा के स्थान पे रखा जाएगा, और tan को छोड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिए क्यों tan को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि tan का मान जो है बहुत छोटा है, इसलिए जो है tan को और साइन को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब देखिए माइनस है, और यहाँ पे देखिए भी माइनस में रखा जाएगा, ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि भी का मान देखिए एच बटा भी है, तो यहाँ का उतरेगा माइनस एच बटा जो है एच बटा क्या है, यह यू है, और यह माइनस और यह माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्लस एन एच बटा जो है भी हो जाएगा, बराबर एच बटा जो है क्या है, आर कोष्ट में n माइनस 1 है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, या जो है प्लस वाले को आगे कर सकते हैं, माइनस वाले को पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ का हो जाएगा यन एच बटा जो है क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, माइनस जो है एच बटा जो है क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर होगा, कोष्ट में n माइनस 1 होगा। अब इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो एच कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एच जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, n बटा भी हो जाएगा, माइनस 1 बटा जो है यू हो जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, बराबर एच बटा क्या होगा, आर हो जाएगा, कोष्टक में n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसमें से कटेगा क्या, तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें जो कट जाएगा, क्या कटेगा, एच से एच को क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये एच जो है ये भी एच से एच कट गया, क्या बचेगा बताइए, n बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर अब क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बटा क्या होगा, आर हो जाएगा। और यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये किसका सूत्र है, तो उत्तल लेंस का जो है अपवर्तनांक का सूत्र है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। किसी हाइड्रोजन में एनवी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के En बराबर -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बामर एवं पाषाण श्रेणी के लिए प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा EV में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऊर्जा की जो है गणना करना है, और यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रम के लिए जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख खींचना है। तो ऊर्जा आरेख कैसे खींचा जाता है, अब ऊर्जा आरेख के बारे में समझेंगे।
तो यहाँ पे जो दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विभिन्न कक्षाओं n में होती हैं। प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है और स्तर जो होती है En बराबर -13.6 बटा En स्क्वायर होती हैं। हाइड्रोजन इस जो परमाणु होते हैं उसमें 5 प्रकार के श्रेणी पाए जाते हैं। पहला जो श्रेणी होता है ना ये लाइमन श्रेणी होता है। सबसे ऊपर क्लास से जो है प्रथम क्लास में जब आता है तो इस श्रेणी को इसको ऊर्जा आरेख खींचना है तो यहाँ से सबसे ऊपर से जो है सबसे ऊपर से जो प्रथम में अगर आएगा तो लाइमन श्रेणी होता है और द्वितीय में जब आता है ना तो उसको बामर श्रेणी कहा जाता है और तृतीय में जो आता है ना तो पाषाण श्रेणी कहा जाता है। चतुर्थ में आएगा ना तो ब्रैकेट श्रेणी कहा जाता है और पांचवा में जो आएगा ना उसको फुंड श्रेणी कहा जाता है। तो यही हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर खांचना था। तो ऊर्जा स्तर की जो है आरेख आप लोग समझ गए होंगे कि ऊर्जा स्तर के आरेख कैसे खांचा गया है। इसको खांच लेंगे ना पेपर में जो है आप लोग को खांचना है तो यहाँ सबसे ऊपर से जो है प्रथम में लाइएगा लाइमन होगा, द्वितीय में लाएंगे तो बामर हो जाएगा, तृतीय में पाषाण, चौथे में ब्रैकेट, पांचवा में लाएंगे तो फुंड श्रेणी जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ आरेख खींचने के बाद से ना यहाँ पे एक और प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर बामर एवं पाषाण श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा ईवी में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो देखेंगे ना यहाँ पर बामर के लिए कितनी ऊर्जा होती है देख सकते हैं। बामर के लिए ऊर्जा -3.4 ईवी। मतलब इस रेखा को ऐसे बना करके यहाँ पे दर्शाना है कि इसमें जो है बामर श्रेणी की ऊर्जा कितनी है -3.4 ईवी होता है। बामर के लिए पूछा गया था और किसके लिए पूछा गया है यहाँ पर पाषाण के लिए। पाषाण के लिए अगर देखेंगे तो पाषाण के लिए यहाँ देखेंगे तो पाषाण के लिए ऊर्जा का मान जो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यहाँ एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर ऊर्जा जो है क्या होता है -1.51 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं और बामर के लिए और यहाँ पर जो बना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती हैं। मतलब ये कहाँ से मान आया है उसी सूत्र में मान रखना है। इसी सूत्र में जो है 13.6 यहाँ पे रख करके यहाँ मान को रखेंगे। एन का मान, एन का मतलब क्लास की संख्या रख करके जब भाग करेंगे ना तो मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है द्वितीय है तो 2 का वर्ग 4 होगा। 4 से जब भाग करेंगे यहाँ पर 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -3.4 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी सूत्र में ध्यान दीजिए एन का मान अब जो है लाइन बामर के लिए क्या रखना है 2 का वर्ग 4, 4 से भाग करिए 13.6 में तो 4 से जब 13.6 में भाग करेंगे कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 का रखेंगे 3 का वर्ग 9 होगा। 9 से भाग करेंगे तो माइनस यहाँ 9 रखेंगे, यहाँ पर 9 रखाएगा तो जब 9 रखेंगे तो 9 से जब भाग करेंगे तो 13.6 में जब भाग करेंगे तो कितने बार में आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मान को यहाँ पर निकाला गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 8 में 2 प्रश्न हैं। ये नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में आपको अंतर लिखना है कि नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। अभी अंतर के बारे में आपको पूछा गया है और चाहे इसको कीजिए या इसको कीजिए, दोनों में से कोई एक प्रश्न को आपको करना था तो इसके बारे में तो बता दिया गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर 9 में भी जो देख सकते हैं 2 प्रश्न है। अब यह 9वां क्वेश्चन ये कीजिए या कीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है। तो बायो-सेवर्ट के नियम तथा कूलाम के नियम की समानताएं एवं भिन्नताएं लिखिए। बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है यहाँ पर और कूलाम का नियम लिखना। दोनों के नियम को लिख करके उनकी समानताएं हो जाएंगी। लिखा जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम, कूलाम के नियम की समानताएं और भिन्नताएं लिखिए। मैंने दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है इनके बारे में आपको बताना है। अब बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से सूत्र का जो है निगमन करना है। 5 नंबर का यह क्वेश्चन है। 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार जो है कुंडली बना हुआ है और इस वृत्ताकार कुंडली के अंदर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उसके केंद्र पर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित करेंगे। व्यंजक मतलब इसका सूत्र का निगमन करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र पर कितना होता है जो वृत्ताकार कुंडली अगर है तो यहाँ लिख लेंगे कि माना एक तार को मोड़कर, एक तार है और इसको मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो r त्रिज्या हो गया। क्या है इस वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वो क्या है r है। 8 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। कुंडली मतलब यहाँ गोलाकार में रूप में इसको बना लिया गया है। तो इसका आकार किस आकार के रूप में है तो वृत्ताकार के रूप में है। माना कुंडली में I एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित की गई है। इस कुंडली में I एम्पियर का जो है धारा इसके अंदर क्या किया गया है प्रवाहित किया गया है तथा उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वह B है। इसके अंदर जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है B है। तो पहले इस चित्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा जरूर बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद से पहले इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद से इसके सूत्र के निगमन के बारे में समझेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी पहले ध्यान देंगे, जब ये वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्ताकार कुंडली का पूरा यह दूरी कितना होगा तो यह कुल जो दूरी होगा यह परिधि के बराबर हो जाए। क्योंकि ये गोल में है तो गोला के अंदर जो चारों से जो घेरा जाता है उसकी जो टोटल दूरी होता है वह परिधि के क्या होता है बराबर हो जाता है। और यहाँ किसका प्रयोग करेंगे तो बायो-सेवर्ट का नियम का प्रयोग करेंगे। तो अब बायो-सेवर्ट का नियम का यहाँ नीचे प्रयोग करके और सूत्र का निगमन के बारे में समझेंगे।
अब यहाँ लिख लेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, मतलब बायो सेवर्ट का नियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उनका सूत्र हम लोग को याद भी है। अगर आप बायो सेवर्ट नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट का क्या नियम होता है, क्या सूत्र है बायो सेवर्ट का नियम, तो बताया गया है बी बराबर होता है, क्या होता है, बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटा क्या होता है, बटा जो है आर स्क्वायर होगा। तो यह किसका सूत्र है, तो बायो सेवर्ट का सूत्र है। बी बराबर होता है म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो यह वृत्तकार कुंडली है, तो वृत्तकार कुंडली में इसकी जो दूरी मतलब डेल एल है वह कितने के बराबर होगा, तो 2 पाई आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह परिधि है, परिधि के बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा। और यहाँ थीटा बराबर क्या है, 90 अंश, मतलब इसके केंद्र पे जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाएगा तो यहाँ थीटा जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। अब ये दो मान यहाँ पे रख लेंगे, डेल एल को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर रख लेंगे और थीटा के जगह पे जो है 90 अंश रख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर हो जाएगा म्यू 0 हो जाएगा बटा जो है 4 पाई हो जाएगा और यहाँ i को नोट करेंगे, गुणे करेंगे, डेल एल को हटा देंगे, डेल एल के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिख लेंगे, साइन थीटा लिख लेंगे, बटा में क्या होगा, बटा जो है आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मान रखे हैं किसका मान है, या i हो गया या 2 पाई आर मतलब डेल एल का मान हो गया, साइन थीटा हो गया बटा आर स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ पे जो है पाई से पाई को क्या करेंगे, काट देंगे, ये पाई से पाई खत्म हो गया, 2 दूना 4 या 2 हो जाएगा, एक आर से एक आर को काट देंगे, नीचे जो है एक आर बचेगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे b बराबर होगा, b बराबर म्यू 0 बचेगा बटा जो है 2 है, आई है और यहाँ पे है 2 कट गया है, पाई भी कट गया, आर भी कट गया है और यहाँ साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 90 अंश रखेंगे, बटा क्या होगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ रहा होगा जो मान को रखा जा रहा है। अब साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो साइन 90 अंश का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जो साइन 90 अंश का मान जो क्लास 10 में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब एक में जब गुणा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, b बराबर होगा म्यू 0 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आई बटा जो है आर। यह जो सूत्र बन गया यह किसका सूत्र है, तो यह जो है वृत्ताकार धारावाही जो कुंडली वृत्ताकार है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, सूत्र है। अगर इसमें फेरों की संख्या ले लिया जाए, अगर फेरों की संख्या जो है अगर n है तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि यदि इसमें फेरों की संख्या जो है n है तो क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे यदि, यहाँ लिख लेंगे यदि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या मतलब उसके अंदर जो है कितने फेरे लगे हैं, तो फेरों की संख्या जो है n है, इसमें n फेरा है, तो यहाँ लिख लेंगे फेरों की संख्या क्या है, n है, तो सूत्र क्या बनेगा, तो अगर फेरों की संख्या n है तो b बराबर जो बनेगा, b बराबर म्यू 0 n हो जाएगा, i हो जाएगा, बटा में क्या है, बटा जो है 2 और क्या है, r है। बस थोड़ा सा इस सूत्र में यहाँ पे केवल n को बढ़ा देंगे तो हमारा सूत्र क्या बन गया, b बराबर म्यू 0 n i बटा क्या हो गया 2r। ये किसका सूत्र है, तो यह धारावाही वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। तो यह पेपर जो है पूरा क्या हो गया, समाप्त हो गया है। और इसमें 2 न्यूमेरिकल बस नहीं बताया गया है, एक प्रश्न का यह नहीं बताया गया न्यूमेरिकल और इस प्रश्न का यह न्यूमेरिकल नहीं बताया गया, ठीक ना। तो ये दोनों न्यूमेरिकल जो है ना अगले भाग के वीडियो में जो है ना, अगले भाग के वीडियो में उसको जो है दोनों न्यूमेरिकल को हल करके जो है वीडियो बना दिया जाएगा और इसको जो है उस वीडियो का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर के दोनों न्यूमेरिकल को आप लोग देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप सभी एक बार जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को